स्वागत है आपका KTV स्टोरी चैनल पर। यहाँ आपको हमेशा नई और दिलचस्प कहानियाँ मिलेंगी। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट और लाइक करना न भूलें। आज की कहानी सैकड़ों साल पुरानी है। एक शहर में मूलचंद नाम का एक सेठ रहता था जो बहुत अमीर था। उसके पास इतना धन दौलत था जितना किसी राजा महाराजा के पास भी नहीं होता। रहने के लिए एक शानदार महल था और उसकी सेवा में कई नौकर चाकर थे। पर इतनी खुशहाली होने के बाद भी सेठ हमेशा दुखी रहता था क्योंकि उसे कोई औलाद नहीं थी। शादी के कई साल बीत गए थे पर घर में बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी थी। एक दिन सेठ मूलचंद की पत्नी ने उससे कहा, सुनो जी, मैंने सुना है कि अपने शहर से थोड़ी दूर एक बहुत ज्ञानी महात्मा आए हुए हैं। वो लोगों की समस्याएं दूर करते हैं। शास्त्रों और वेदों के वो बड़े जानकार हैं और उन्हें भूत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञान है। यहाँ तक कि वो लोगों का भविष्य भी देखकर बताते हैं और आज तक उनकी बताई हर बात सच निकली है। मुझे तो ये भी पता चला है कि दूर दूर से लोग उनके पास अपनी परेशानी लेकर आते हैं और महात्मा जी उनका हल निकालते हैं। क्यों ना हम दोनों भी उनके पास होकर आए। सेठ, जो पहले से ही संतान न होने की वजह से बहुत परेशान था, अपनी पत्नी के कहने पर महात्मा जी के पास जाने का फैसला कर लिया। महात्मा जी के आश्रम पहुंचकर सेठ और उसकी पत्नी दोनों रोने लगे। महात्मा जी ने उन्हें चुप करवाया और उनके दुख का कारण पूछा। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी परेशानी को जरूर दूर करूंगा। तब सेठ मूलचंद ने कहा, गुरुदेव, हमें कोई संतान नहीं है और यह चिंता हमें अंदर ही अंदर खाई जा रही है। आखिर मैंने इतनी धन दौलत और सुख संपदा जो जमा की है, उसका वारिस कौन बनेगा? क्या यह सब कुछ मेरे साथ ही खत्म हो जाएगा? गुरुदेव, मैंने आपका बहुत नाम सुना है, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। आप हमारा भाग्य देखकर बताइए कि हमारे जीवन में पुत्र का सुख है या नहीं। महात्मा जी ने कहा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। ये कहकर महात्मा जी ने 2 फल लाकर उन्हें दिए और बोले, इन दोनों फलों को आप दोनों पति पत्नी खा लीजिएगा। इससे तुम्हें जरूर संतान की प्राप्ति होगी। मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हें जरूर संतान मिलेगी। इसके बाद सेठ और उसकी पत्नी महात्मा जी को प्रणाम करके अपने घर चले गए। कुछ महीने ऐसे ही बीत गए और फिर 1 साल बाद सेठ के घर एक बेटे ने जन्म लिया। बेटे के जन्म पर पति पत्नी दोनों बहुत खुश थे। सेठ ने अपनी पत्नी से कहा, क्यों ना हम उन महात्मा जी को अपने घर बुलाकर उनकी सेवा करें। और फिर सेठ ने उन महात्मा जी को अपने घर आने का न्योता भेज दिया। जब महात्मा जी सेठ के घर आए तो सेठ ने उनकी खूब सेवा की। सेठ ने अपने बेटे का नामकरण भी उन्हीं महात्मा जी से करवाया। बच्चे का नाम एकलव्य रखा गया। तब सेठ ने कहा, गुरुदेव, आप हमारे बच्चे का भविष्य देखकर बताइए कि मेरा बेटा जीवन में क्या करेगा। महात्मा जी बोले, अभी इसे थोड़ा बड़ा होने दो। जब इसकी उम्र 8 साल हो जाएगी तब इसे मेरे पास लेकर आना। उस समय मैं इसका भाग्य जरूर बताऊंगा। ये कहकर महात्मा जी वहां से चले गए। धीरे धीरे समय बीता और सेठ का बेटा अब 8 साल का हो चुका था। फिर एक दिन सेठ जी अपने बेटे को लेकर उन महात्मा जी के आश्रम में पहुंचे। तब सेठ ने देखा कि वहां पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। ये देखकर सेठ का बेटा कहने लगा, पिताजी, यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है? तब सेठ ने अपने बेटे को बताया, ये महात्मा जी त्रिकालदर्शी है। इन्हें भविष्य की घटनाओं का पता चल जाता है और यहाँ पर सभी लोग अपना भविष्य जानने के लिए आए हैं। सेठ का बेटा उन महात्मा जी के पास गया और कहने लगा, गुरुदेव, आप मेरा भी भविष्य देखिए। छोटे बालक की बात सुनकर पहले तो महात्मा जी ने मना कर दिया, लेकिन फिर उसके जिद करने पर वो उसकी बात मान गए और उसे कहने लगे, बेटा, तुम मेरे सामने बैठो, मैं तुम्हारा भाग्य देखकर बताता हूँ। इसके बाद वो महात्मा जी सेठ के बेटे का भविष्य देखने लगे। महात्मा जी ने अपना ग्रंथ खोला और फिर सेठ के पुत्र के माथे को देखने लगे। जब महात्मा जी ने गणना की तो देखा कि सेठ के बेटे का विवाह तो एक बहुत ही गरीब कुल की लड़की से होगा। जब महात्मा जी ने ये देखा तो सोचने लगे, अब क्या होगा? ये बच्चा तो एक बहुत ऊंचे खानदान का वारिस है और इसका विवाह एक गरीब की लड़की से होगा। जब महात्मा जी ने ये सारी बातें सेठ मूलचंद को बता दी तो ये बातें सुनकर सेठ कहने लगा, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। पूरे शहर में मुझसे ज्यादा धनवान आदमी कोई नहीं है। लोग मेरे सामने हाथ जोड़ते हैं
और इतने ऊंचे खानदान का वारिस मेरा बेटा अगर गरीब कुल की लड़की से शादी करेगा तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। इसके बाद उन महात्मा जी ने दोबारा गणना की तो पता चला कि इस गांव से कुछ कोस की दूरी पर गंगा नदी के किनारे एक मछुआरे का परिवार रहता है। उसके परिवार में अब तक 5 बेटियां जन्म ले चुकी है। जो मछुआरे की 5वें नंबर की बेटी है उसकी उम्र सिर्फ 2 साल है और जिसका नाम उस मछुआरे ने शकुंतला रखा है। सेठ के बेटे का विवाह उसी लड़की से होगा, ऐसा सेठ के बेटे के भाग्य में लिखा है। ये सब कुछ महात्मा जी ने सेठ को बता दिया। तब सेठ मूलचंद सोचने लगा, मैं अपने बेटे के भाग्य को जरूर बदल दूंगा और मैं ऐसा करने में सक्षम भी हूं। जब मैंने अपने बेटे के भाग्य को जान लिया है तो मैं इसे बदल भी सकता हूं। सेठ कहने लगा, गुरुदेव, मैं भी देखता हूं कि भाग्य बड़ा है या मैं बड़ा हूं। और इस तरह से वो सेठ किस्मत के लिखे विधान को बदलने के लिए चल पड़ा। उसी दिन सेठ ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और चलते चलते वो उस मछुआरे के घर पहुंच गया। जब मछुआरे ने देखा कि एक महान पंडित उसके दरवाजे पर खड़ा है तो मछुआरे ने पंडित बने हुए सेठ जी का बड़ा आदर सत्कार किया और कहने लगा, मुझ गरीब की कुटिया में आप पधारे, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। वो ब्राह्मण बोला, मछुआरे, मैं तुम्हारे पास एक बहुत खास मकसद से आया हूं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या तुम्हारे घर पर कोई 2 साल की बेटी है? तो मछुआरा कहने लगा, हाँ गुरुदेव, मेरी सबसे छोटी बेटी 2 साल की है। ब्राह्मण बोला, क्या उसका नाम शकुंतला है? जी पंडित जी, उसका नाम शकुंतला है। ब्राह्मण ने कहा, मछुआरे, मेरे गुरु एक त्रिकालदर्शी महात्मा है। उन्हीं के कहने पर मैं यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि उन्हें मालूम है कि तुम्हारे ऊपर एक भयंकर संकट आने वाला है। जब तक तुम्हारी सबसे छोटी बेटी तुम्हारे घर पर रहेगी तब तक तुम्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकती। अगर तुम अपने घर के आंगन में एक बेटे को खेलता हुआ देखना चाहते हो तो तुम्हें अपनी छोटी बेटी को अपने घर से दूर करना होगा। ब्राह्मण की ऐसी बातें सुनकर मछुआरा कहने लगा, अभी तो मेरी बेटी छोटी सी बच्ची है, उसकी उम्र सिर्फ 2 साल की है। ऐसी हालत में मैं भला उसे कहां छोड़ सकता हूं? ब्राह्मण बोला, अरे मछुआरे, जब मैं तुम्हें यह सब कुछ बता सकता हूं तो मैं तुम्हारी सहायता भी कर सकता हूं। बात असल में यह है कि मेरे कोई संतान नहीं है। तुम ऐसा करो कि अपनी बेटी को मुझे दे दो, मैं उसका पालन पोषण करूंगा और जब वो बड़ी हो जाएगी तब मैं उसका विवाह एक बहुत योग्य लड़के से कर दूंगा। इस तरह से वो मछुआरा ब्राह्मण बने हुए सेठ की बातों में आ गया। पुत्र पाने की इच्छा में उसने अपनी छोटी बच्ची को ब्राह्मण को सौंप दिया। ब्राह्मण बना हुआ सेठ मन ही मन में बहुत खुश हुआ कि उसकी योजना अब सफल हो चुकी है। इसके बाद वो सेठ मछुआरे के घर से उस बच्ची को लेकर चला गया। चलते चलते वो सोचने लगा कि अगर मैंने इस बच्ची को मार दिया तो मुझे बाल हत्या का पाप लगेगा, तो क्यों ना मैं ऐसा करूं कि इस छोटी बच्ची को मैं एक छोटे से लकड़ी के बक्से में बंद करके गंगा नदी में बहा दूं। इस तरह से मुझे इससे छुटकारा मिल जाएगा और मुझे हत्या का पाप भी नहीं लगेगा। ये सोचकर सेठ तेज कदमों से वहां से चला गया। उसने एक लकड़ी के बक्से में उस बच्ची को रखा और गंगा नदी में बहा दिया। वो सेठ अब निश्चिंत हो चुका था कि उसके बेटे का विवाह एक गरीब कुल की लड़की से नहीं होगा। इस तरह से निश्चिंत होकर वो सेठ वापस अपने घर लौट गया। इधर किस्मत का खेल ऐसा हुआ कि वो बक्सा जिसने वो बच्ची रखी हुई थी गंगा नदी में बहता जा रहा था। कुछ कोस दूर पहुंचने पर गंगा नदी में एक ब्राह्मण स्नान कर रहा था। जब उसने देखा कि नदी में एक बक्सा तैरता हुआ उसी की तरफ आ रहा है तो सोचने लगा, आखिर इस बक्से में क्या हो सकता है? तो ब्राह्मण ने तुरंत उस बक्से को पकड़ लिया। ब्राह्मण ने जब बक्सा खोला तो देखा कि उसके अंदर एक छोटी सी बच्ची थी। असल में वो ब्राह्मण निसंतान था, उसके कोई औलाद नहीं थी। वो प्रतिदिन गंगा मैया से यही प्रार्थना करता कि उसके कोई संतान हो जाए। जब उसने बक्से में बंद उस छोटी सी बच्ची को देखा तो उसने मन में सोचा कि गंगा मैया ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। वो उस बच्ची को गोद में उठाकर उसे प्यार करने लगा। ब्राह्मण ने यह फैसला कर लिया था कि वो इस बच्ची को अपने घर ले जाएगा और अपनी बेटी की तरह इसका पालन पोषण करेगा। इसके बाद वो ब्राह्मण खुशी खुशी उस बच्ची को लेकर अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचकर जब उसने छोटी सी बच्ची को अपनी पत्नी को दिखाया तो छोटी सी बच्ची को देखकर वो बहुत खुश हुई और पूछने लगी,
कि ये बच्ची कौन है। ब्राह्मण बोला, भाग्यवान, मैं रोज गंगा मैया से ये प्रार्थना करता था कि हमारे यहाँ पर भी कोई संतान हो जाए। देखो, आज गंगा मैया ने हमारी विनती सुन ली और ये कन्या उन्हीं का दिया हुआ उपहार है। अब हम दोनों मिलकर इसका पालन पोषण करेंगे। आज से ये हमारी बेटी है। और फिर ब्राह्मण और उसकी पत्नी बड़े ही प्यार से उस बच्ची का पालन पोषण करने लगे। बच्ची को किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने दी। समय बीता और कुछ ही वर्षों में उस बच्ची की उम्र अब विवाह के लायक हो चुकी थी। फिर एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण से कहा, सुनो जी, अब हमारी बेटी शादी के लायक हो गई है। आपको इसके विवाह की कोई चिंता है या नहीं? मेरी मानो तो जल्दी से जल्दी कोई अच्छा सा लड़का ढूंढकर इसके हाथ पीले कर दीजिए। ब्राह्मण बोला, भाग्यवान, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। बेटियां कितनी जल्दी बड़ी हो जाती है, पता ही नहीं लगता। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं आज से ही इसके लिए एक अच्छे लड़के की तलाश शुरू करता हूँ। तुम देखना, मैं अपनी बेटी के लिए ऐसा लड़का ढूंढूंगा जहां पर ये रानी बनकर राज करेगी। और फिर ब्राह्मण अपनी बेटी के लिए एक अच्छे वर की तलाश करने लगा। इस काम के लिए वो आसपास के कई गांवों में गया, लेकिन बात नहीं बनी, क्योंकि उसे अपनी बेटी के लिए एक योग्य, पढ़ा लिखा और धनवान लड़के की जरूरत थी। वो ऐसा खानदान ढूंढ रहा था जिनके पास धन दौलत की कोई कमी ना हो। और फिर चलते चलते वो एक दिन उसी शहर में जा पहुंचा जहां पर सेठ मूलचंद रहता था। ब्राह्मण, जो अपनी बेटी के लिए एक अच्छे लड़के की तलाश कर रहा था, उसने वहां के लोगों से पूछा, क्यों भाई, क्या तुम्हारे शहर में विवाह के लायक कोई अच्छा लड़का है? क्योंकि मैं एक बेटी का पिता हूँ और अपनी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढ रहा हूँ और अपनी बेटी का रिश्ता एक बहुत ही अच्छे खानदान में करना चाहता हूँ। तब वहां के लोगों ने बताया कि शहर के सेठ मूलचंद का बेटा, जिसका नाम एकलव्य है, वो भी विवाह के लायक हो चुका है। तुम ब्राह्मण हो और ऊंचे कुल के हो, तुम्हें जरूर सेठ जी के पास जाकर मिलना चाहिए। ब्राह्मण सेठ जी का घर ढूंढते हुए वहां पर जा पहुंचा। जब वो ब्राह्मण सेठ मूलचंद से मिला तो कहने लगा, सेठ जी, मैं जाति से एक ब्राह्मण हूं और मेरी बेटी विवाह के योग्य है। क्या आप अपने बेटे एकलव्य का विवाह मेरी पुत्री से करना पसंद करेंगे? सेठ मूलचंद को जब इस बात का पता चला कि एक उच्च कुल का ब्राह्मण खुद चलकर उसके बेटे के लिए रिश्ता लेकर आया है, तो सेठ मूलचंद मन ही मन बहुत खुश हुआ और सोचने लगा, कहाँ तो मेरे बेटे के भाग्य में एक गरीब मछुआरे खानदान की लड़की थी और कहाँ ये ऊंचे कुल का ब्राह्मण खुद मेरे बेटे के लिए रिश्ता लेकर आया है। सेठ तुरंत ही इस विवाह के लिए तैयार हो गया। जल्दी ही विवाह की तारीख तय कर दी गई और ब्राह्मण की बेटी, जिसका नाम शकुंतला था, उसका विवाह एकलव्य से हो गया। अब सेठ मूलचंद सोच रहा था कि मैंने अपने बेटे का भाग्य बदल दिया। जो महात्मा जी ने कहा था, मैंने उस बात को पलट दिया। लेकिन सेठ ये नहीं जानता था कि किस्मत के लिखे को कोई मिटा नहीं सकता। और इस तरह से संयोग से सेठ के बेटे का विवाह उसी बच्ची से हो गया जिसे सेठ ने पानी में बहा दिया था। सेठ का बेटा एक सुंदर और सुशील पत्नी को पाकर बहुत खुश था और शकुंतला भी एक योग्य लड़के को अपने पति के रूप में पाकर बहुत प्रसन्न थी। जबकि सेठ मूलचंद इस बात से खुश था कि मैंने अपने बेटे का भाग्य बदल दिया। विवाह के कुछ दिनों के बाद सेठ के बेटे को अपने व्यापार के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा। इसी दौरान एक दिन सेठ अपनी बहू को लेकर उन्हीं महात्मा जी के आश्रम में गया। वहां पर लोगों की काफी भीड़ मौजूद थी। तब सेठ ने अपनी बहू को वहीं पर बिठा दिया और खुद महात्मा जी के नजदीक जाकर उनसे कहने लगा, मैंने किस्मत के लिखे को बदल दिया। ये सुनकर गुरुदेव ने एक नजर कुछ ही दूरी पर बैठी हुई सेठ की बहू पर डाली और हंसने लगे। सेठ गुरुदेव को हंसता हुआ देखकर पूछने लगा, गुरुदेव, आप हंसे क्यों? गुरुदेव ने कहा, सेठ जी, ये वही कन्या है जिसे तुमने नदी में बहा दिया था। ये सुनकर सेठ के तो पसीने छूटने लगे। उसने सोचा, अच्छा, तो ये वही मछुआरे की लड़की है जिसे मैंने मरने के लिए नदी में बहा दिया था। फिर भी ये मेरे घर की बहू कैसे बन गई? दूर बैठी हुई सेठ की बहू सेठ और महात्मा जी के बीच में होने वाली इस बातचीत से अनजान थी। घर वापस पहुंचकर सेठ ने अपनी बहू से कहा, बेटी, तुम अपने पिता की अकेली संतान हो ना? तो वो कहने लगी, पिताजी, मेरे असली माता पिता तो बहुत ही बड़े थे।
उन्होंने तो 2 साल की उम्र में ही मुझे गंगा नदी में बहा दिया था, परंतु जो मेरे नए माता पिता है, उन्होंने मुझे नया जीवन दिया। जिस दिन से मुझे नया जीवन दान मिला, तब से ही ये लोग मेरे माता पिता है। अब सेठ को विश्वास हो गया कि ये वही मछुआरे की बेटी है। तब सेठ मूलचंद ने उस लड़की से पीछा छुड़ाने के लिए एक और उपाय सोचा, और फिर वो अपनी बहू से बोला, बेटी, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी पहली ही संतान बेटा हो, तो तुम्हें मेरे साथ समुद्र के किनारे चलना होगा। और सेठ की बहू समुद्र तट पर जाने के लिए तैयार हो गई। जब सेठ अपनी बहू को लेकर समुद्र के तट पर पहुंचा, तब सेठ ने एक अंगूठी निकाली और कहने लगा, बेटी, ये अंगूठी मेरे गुरुदेव ने मुझे दी है। ये कहकर सेठ ने वो अंगूठी समुद्र की तरफ उछाल दी और कहने लगा, बेटी, मेरे गुरुदेव ने मुझसे कहा था कि जब इस अंगूठी को हमारी बहू यानी तुम जब भी ढूंढ लोगी, तो तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकिन जब तक तुम ये अंगूठी नहीं ढूंढ लोगी, तब तक तुम न तो अपने ससुराल वापस आ सकती हो और न ही अपने पिता के घर यानी अपने मायके जा सकती हो। अगर तुमने ऐसा किया तो बहुत बड़ा अपशगुन हो जाएगा, यहाँ तक कि तुम्हारे पति की मौत भी हो सकती है। इसीलिए जब तक ये अंगूठी तुम्हें नहीं मिल जाती, तुम इन दोनों जगहों में से कहीं भी नहीं जा सकती, न ही अपने मायके और न ही अपने ससुराल। यदि तुमने मेरी बात मान ली, तो जरूर तुम्हें तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी और तुम्हारा भाग्य भी जाग जाएगा। ऐसा कहकर सेठ अपनी बहू को समुद्र के किनारे छोड़कर वापस अपने घर लौट गया। शकुंतला ने अंगूठी को खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अंगूठी उसे नहीं मिली। और जब उसे अंगूठी नहीं मिली, तो बेचारी एक रास्ते की तरफ चल दी, क्योंकि अब न तो वह अपने पति के घर जा सकती थी और न ही अपने मायके जा सकती थी। जब वह रास्ते पर बढ़ती जा रही थी कि उसी रास्ते पर उसे एक राजपूताना परिवार सामने से आता हुआ दिखाई दिया, जो अपने गांव की तरफ जा रहा था। जब राजपूत परिवार ने उस लड़की को देखा, तो परिवार का मुखिया कहने लगा, बेटी, तुम इस जंगल में अकेली कैसे घूम रही हो? यहाँ पर तो बहुत ही खतरनाक जानवर है। तो वो लड़की कहने लगी, क्या बताऊं श्रीमान, मैं तो मुसीबत की मारी हूं और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। परिवार का मुखिया कहने लगा, बेटी, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकती हो। यह सुनकर शकुंतला उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। इस तरह से शकुंतला अब उस राजपूत परिवार के साथ रहने लगी और उनके लिए वो खाना बनाने का काम करने लगी। असल बात तो ये थी कि उस राजपूत परिवार का जो मुखिया था, सेठ मूलचंद का एक बहुत ही अच्छा दोस्त था। इसी तरह से कुछ महीने और बीते। जब सेठ मूलचंद का बेटा अपने व्यापार के काम को पूरा करके वापस घर लौटा, तो उसने अपने पिता से अपनी पत्नी के बारे में पूछा। मूलचंद ने अपने बेटे से झूठ बोल दिया कि बेटा, तुम्हारी पत्नी तो गंगा नदी में नहाते हुए गंगा में ही बह गई और उसकी मौत हो चुकी है। अपनी पत्नी की मौत की खबर सुनकर सेठ के बेटे को बहुत दुख हुआ। तब सेठ ने अपने बेटे को समझाते हुए कहा, बेटा, अब जो होना था वो तो हो चुका, अब हमें आगे के बारे में सोचना चाहिए। मेरा विचार तो ये है कि कुछ समय के बाद तुम दूसरी शादी कर लेना। इस तरह से समझा बुझाकर सेठ ने अपने बेटे को दूसरी शादी के लिए राजी कर लिया। और फिर यूं हुआ कि जिस गांव में वो राजपूत परिवार रहता था, सेठ के बेटे के लिए उसी गांव से एक रिश्ता आ गया। अब की बार सेठ ने फैसला किया कि वो अपने बेटे की दूसरी शादी करवाने से पहले अपनी बहू का चेहरा एक बार जरूर देखेगा, क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि फिर से विवाह शकुंतला से ही हो जाए। इस तरह का विचार करके एक दिन सेठ ने अपने बेटे से कहा, बेटा, तुम्हारी दूसरी शादी के लिए एक रिश्ता आया है। मैं चाहता हूं कि शादी से पहले हम दोनों चलकर उस लड़की और उसके परिवार से मिलें। बेटे ने कहा, ठीक है पिताजी, जैसा आप कहें वैसा करें। और फिर अगले दिन सेठ और उसका बेटा उस गांव की तरफ चल दिए, जहां से सेठ के बेटे के लिए विवाह के लिए रिश्ता आया था। और इसी गांव में वो राजपूत दोस्त भी रहता था। जब सेठ और उसका बेटा उस गांव में पहुंचे, तो सेठ ने कहा, बेटा, तुम्हारा रिश्ता तय करने से पहले मैं चाहता हूं कि इस गांव में मेरा जो राजपूत दोस्त रहता है, हम उससे मिल लें। काफी समय हो चुका है, उससे मुलाकात नहीं हुई। बेटे ने इस बात के लिए हाँ भर दी और फिर सेठ और उसका बेटा दोनों उस राजपूत परिवार के घर की तरफ चल दिए। अब दूसरी तरफ उस अंगूठी का हाल सुनिए, जो सेठ ने समुद्र में गिराई थी। हुआ यूं कि उस अंगूठी को समुद्र में तैरती हुई एक मछली ने निगल लिया था और फिर वो मछली एक मछुआरे के जाल में जा फांसी। इसके बाद
वो मछुआरा उस मछली को बेचने के लिए बाजार में ले आया। उसी दिन राजपूत परिवार के मुखिया का मन मछली खाने का हुआ। वह बाजार से मछली खरीदने के लिए गया और संयोग से उसने वही मछली खरीदी जिसने सेठ के द्वारा फेंकी हुई अंगूठी को निगल लिया था। मुखिया उस मछली को लेकर अपने घर आ गया। वो मछली उसने शकुंतला को देते हुए कहा, बेटी, आज मेरा मन मछली खाने का हो रहा है, क्या तुम मेरे लिए मछली बना दोगी? शकुंतला कहने लगी, मैंने आज तक खुद कभी मांस नहीं खाया, लेकिन आपके लिए मैं ये काम जरूर कर दूंगी। ये कहकर वह मछली को लेकर रसोई में चली गई मछली पकाने के लिए। जैसे ही उसने मछली को काटा तो मछली के पेट से वो अंगूठी निकल आई। शकुंतला उस अंगूठी को देखकर फौरन पहचान गई कि ये अंगूठी तो वही है जिसे मेरे ससुर जी ने समुद्र में फेंका था और उसको ढूंढने के लिए कहा था। अब शकुंतला बहुत खुश हुई कि उसे ये अंगूठी मिल गई है। अब शर्त के मुताबिक वह अपने ससुराल वापस जा सकती थी। इधर सेठ मूलचंद और उसका बेटा अपने राजपूत दोस्त से मिलने के लिए जब पहुंचे तो दोनों दोस्त एक दूसरे के गले लगे। वे दोनों इतने दिनों बाद मिले थे। वे बहुत खुश हुए। सभी लोग वहां पर बैठकर आपस में बातें करने लगे। रसोई में काम कर रही शकुंतला ने जब अपने पति और अपने ससुर की आवाजें सुनी तो फौरन वो उस कमरे में पहुंच गई जहां पर वे सभी बातचीत कर रहे थे। अपने पति और ससुर को देखकर शकुंतला ने अपने पति और ससुर के पैर छू लिए। अपनी पत्नी को जिंदा देखकर सेठ का बेटा हैरान रह गया और अपने पिता से कहने लगा, पिताजी, आपने तो कहा था कि मेरी पत्नी मर चुकी है, लेकिन ये तो जिंदा है और मेरे सामने खड़ी है। अपनी बहू को सही सलामत और अपने सामने देखकर सेठ मूलचंद हक्का बक्का रह गया। कुछ क्षणों के लिए तो वो बिल्कुल स्तब्ध रह गया और फिर कहने लगा, बेटा, मैंने तुमसे झूठ कहा था कि तुम्हारी पत्नी गंगा में बह गई है। असल में यही तुम्हारी पत्नी है। मैंने बहुत कोशिश की कि किस्मत के लिखे को मिटा सकूं, परंतु मैं ऐसा करने में असफल रहा। इसी बच्ची को मैंने कई वर्षों पहले गंगा में बहा दिया था ताकि ये मर जाए, परंतु फिर भी इसकी शादी तुम्हारे साथ ही हो गई। शादी होने के बाद जब मुझे इसके बारे में पता चला था तो भी मैंने पूरी कोशिश की कि ये तुम्हारे जीवन से दूर हो जाए, लेकिन फिर भी आज ये तुम्हारे सामने खड़ी है। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन किस्मत के लिखे विधान को मैं बदल नहीं सकता। ये कहते हुए सेठ की आंखों में आंसू आ गए। उसने आगे कहा, बेटा, तुम्हारे भाग्य में जो लिखा था वो होकर ही रहेगा। मैं नहीं चाहता था कि एक गरीब परिवार की बेटी मेरी बहू बने, लेकिन मेरी सारी कोशिशों के बावजूद भी तुम्हारे भाग्य को मैं नहीं बदल सका। मुझे माफ कर दो बेटा। और फिर सेठ ने अपनी बहू शकुंतला से भी माफी मांगी। शकुंतला ने वो अंगूठी अपने ससुर जी को दिखाते हुए कहा, ससुर जी, अब तो ये अंगूठी मुझे वापस मिल गई है और शर्त के मुताबिक अब मैं वापस अपने पति के घर लौट सकती हूँ। सेठ बोला, बेटी, अब तुम मुझे और शर्मिंदा मत करो। इसके बाद सेठ ने वहां पर मौजूद सभी लोगों से और अपने बेटे और उसकी पत्नी से भी माफी मांगी और फिर सेठ उन दोनों को लेकर वापस अपने घर चला गया और उसने सच्चे मन से शकुंतला को अपनी बहू स्वीकार कर लिया था। अब सेठ और उसका परिवार सुखपूर्वक अपना जीवन बिताने लगा। वीरभद्र नामक चंदनपुर के प्रतापी राजा थे। राजा वीरभद्र अत्यंत साहसी, वीर और अपनी प्रजा से अत्यधिक प्रेम करने वाले शासक थे। उनकी प्रजा भी उन्हें पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ देखती थी। चंदनपुर राज्य की समृद्धि और वैभव चारों दिशाओं में फैल चुका था। यह एक विशाल राज्य था जिसके चारों ओर घने चंदन के वृक्षों से घिरे जंगल थे और यही कारण था कि इस राज्य का नाम चंदनपुर रखा गया। इसके अलावा यहाँ हीरे की खानें भी थी जो राज्य को और समृद्ध बनाती थी। कई पड़ोसी राज्य इस राज्य की समृद्धि पर नजरें गड़ाए हुए थे, जिनमें से एक सोमनगर भी था। सोमनगर के राजा चंद्र प्रताप की भी यही इच्छा थी कि वह चंदनपुर पर अपना अधिकार कर ले। राजा वीरभद्र का मंत्री कालकोट एक बड़ा षड्यंत्रकारी व्यक्ति था और वह अपनी चालाकियों के चलते चुपके से राजा चंद्र प्रताप के साथ मिल गया। कालकूट राजा वीरभद्र की गुप्त जानकारियां चंद्र प्रताप तक पहुंचाने लगा। कुछ दिनों के बाद वह सोमनगर के राजा चंद्र प्रताप के कक्ष में बैठकर उनसे बातें कर रहा था। राजा वीरभद्र ने उसे कुछ महत्वपूर्ण कार्य के लिए भेजा था, परंतु मंत्री के षड्यंत्रकारी मस्तिष्क में
कुछ और ही योजना चल रही थी। वह चंद्र प्रताप के साथ मिलकर एक साजिश रचने की तैयारी कर रहा था। राजा चंद्र प्रताप अधीर होते हुए बोले, कालकोट, तुमने क्या योजना बनाई है? अब और इंतजार नहीं हो रहा है, हमें जल्दी से जल्दी चंदनपुर पर अधिकार करना है। कालकोट ने अपनी योजना बताते हुए कहा, महाराज, मैंने वीरभद्र के निजी कक्ष की सारी जानकारी हासिल कर ली है। उनके शयन कक्ष के द्वार पर जो 2 रक्षक तैनात रहते हैं, उन्हें रिश्वत देकर मैंने अपनी तरफ मिला लिया है। चूंकि मैं मंत्री हूं, मुझ पर कोई शक नहीं करेगा। मैं राजा से मिलने आए प्रतिनिधि मंडल के नाम पर 10 लोगों को महल के बाग में छिपा दूंगा। अब मैं सेनापति को भी अपनी ओर मिलाने की कोशिश कर रहा हूं। हम रात के अंधेरे में हमला करेंगे और राजा, रानी तथा राजकुमार का अंत कर देंगे। बस, अगर सेनापति हमारी तरफ हो जाए तो आधा राज्य हमारा और आधा आपका। राजा चंद्र प्रताप ने कालकोट की योजना को सराहा और ताली बजाते हुए कहा, यह योजना सफल होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तुम्हारी इस योजना के चलते इतने बड़े राज्य पर हमारी विजय निश्चित है। अमावस्या की घनघोर काली रात थी। चारों तरफ घुप अंधेरा फैला हुआ था। सैन कश्मीर के प्रतापी राजा वीरभद्र अपनी रानी सुगंधा और 2 साल के नन्हे राजकुमार के साथ गहरी नींद में सोए हुए थे। अचानक उनके शयन कक्ष के बाहर से कुछ हलचल सुनाई दी, जिसने उनकी नींद तोड़ दी। बाहर की आवाजें और बढ़ने लगी और कक्ष के दरवाजे पर जोर जोर से धमाके होने लगे। राजा वीरभद्र तुरंत बिस्तर से उठे और दीवार पर टंगी तलवार और ढाल उठा ली। उनकी छठी इंद्रिय ने उन्हें किसी आसन्न संकट का संकेत दे दिया था। उन्होंने झट से रानी सुगंधा और राजकुमार को जगाया और कहा, रानी, लगता है हम पर कोई बड़ा संकट मंडरा रहा है। शायद दुश्मनों ने हम पर धावा बोल दिया है। दरवाजा टूटने की कगार पर था। उन्होंने एक गुप्त पटल घुमाया, जिससे सामने की दीवार हट गई। राजा वीरभद्र ने रानी से कहा, जल्दी से इस रास्ते से निकल जाओ। अगर मैं जीवित बचा तो तुमसे मिलूंगा, नहीं तो हमारे वंश का अंत हो जाएगा। राजकुमार को सुरक्षित ले जाओ, हमें दुश्मन ने आ घेरा है। रानी सुगंधा राजा को छोड़कर जाने को तैयार नहीं थी, लेकिन वीरभद्र ने उन्हें जबरदस्ती धक्का देकर गुप्त द्वार से बाहर भेज दिया और फिर से दीवार को अपनी जगह ला दिया। उसी समय दरवाजा टूट गया और 8-10 सैनिक अंदर घुस आए। राजा वीरभद्र ने पीछे खड़े मंत्री को देखते ही समझ लिया कि ये सब उसी की करतूत है। अब समझा, तू ही है विश्वासघाती मंत्री। राजा वीरभद्र गरजे। फिर एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। जैसा मंत्री ने सोचा था, राजा सोते हुए नहीं बल्कि युद्ध के लिए तैयार मिले, जिससे दुश्मनों के लिए मुश्किल खड़ी हो गई। थोड़ी ही देर में राजा ने अधिकांश सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन तभी मंत्री ने पीछे से वार किया। भारी चोट के बावजूद वीरभद्र ने अंतिम प्रहार मंत्री पर कर दिया। इतने में राजा चंद्र प्रताप कक्ष में दाखिल हुआ। उसने मंत्री को तड़पते देखा और क्रोधित होते हुए तलवार से एक घातक वार किया। गद्दारों की यही सजा है, तुझे न तो आधा राज्य मिलेगा, न ही आधा नरक। मंत्री ने अंतिम सांस लेते हुए कहा, राजा चंद्र प्रताप, तुमने धोखा दिया है मुझे। चंद्र प्रताप हंसते हुए बोले, धोखा मैंने नहीं, तुमने अपने राजा के साथ किया है। जो अपने राजा का नहीं हुआ वो मेरा कैसे हो सकता था। फिर चंद्र प्रताप ने वीरभद्र की ओर मुड़ते हुए कहा, राजा वीरभद्र, मैं तुम्हारी वीरता का सम्मान करता हूं। मैं तुम्हें यूं बेवजह मारूंगा नहीं, लेकिन बताओ, रानी और राजकुमार कहां गए हैं? वीरभद्र ने दृढ़ता से कहा, कभी नहीं बताऊंगा। चंद्र प्रताप ने गुस्से में कहा, तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। वीरभद्र ने वीरता से कहा, मैं मरने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा। चंद्र प्रताप ने ताली बजाई और उसके सैनिक अंदर घुस आए। इस राजा को बंदी बना लो और कालकोठरी में डाल दो। अब यह राज्य हमारा हो चुका है। सैनिकों ने घायल वीरभद्र को बंदी बना लिया और चंद्र प्रताप का चंदनपुर पर शासन स्थापित हो गया। भयंकर यातनाओं के बावजूद वीरभद्र ने अपनी रानी और राजकुमार का पता नहीं बताया। वक्त धीरे धीरे बीत रहा था और इस घटना को कई बरस गुजर चुके थे। राजा चंद्र प्रताप का बेटा समर प्रताप अब 20 साल का नौजवान बन चुका था। उसे तलवार और भाला चलाने में गजब की महारत हासिल थी। तीरंदाजी और घुड़सवारी में उसका कोई मुकाबला नहीं था। एक बार वह शिकार खेलने निकला और खेलते खेलते बहुत दूर चंदन वन में चला गया।
वहां की रहस्यमयी जंगल में भटक कर रह गया। जितना वह बाहर निकलने की कोशिश करता, उतना ही उलझता जाता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी दिशा में जाए। उसे दिशा का भ्रम हो गया और वह अनजाने में दूसरे राज्य की सीमा में दाखिल हो गया। धूप और प्यास से बेहाल होकर वह एक जगह गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने खुद को एक झोपड़ी के पास पाया। समर प्रताप झटके से उठ बैठा और चारों ओर देखने लगा। उसे याद आया कि वह भूख और प्यास से बेहोश होकर गिर पड़ा था। तभी झोपड़ी में से एक बूढ़ा आदमी अंदर आया। उसके पीछे एक औरत और एक लड़का भी था। वह औरत बोली, वैद्य जी, देखिए इसको क्या हो गया है। हम लोग तो काम पर जा रहे थे, रास्ते में बेहोश पड़ा था, हमने इसे उठाकर आपके पास ले आए। वैद्य जी ने समर प्रताप की जांच की और कहा, यह तो बिल्कुल ठीक है, बस भूख और प्यास से हालत बिगड़ गई है। फिर उन्होंने समर से पूछा, बेटा तुम कौन हो, इस हाल में कैसे पड़े हो। समर प्रताप ने सोचा कि अगर उसने अपना असली परिचय दे दिया और ये लोग दुश्मन हुए तो मुश्किल हो सकती है। इसलिए उसने झूठ बोला, मैं एक व्यापारी का बेटा हूं, व्यापार के लिए जा रहा था और रास्ता भटक गया। वैद्य जी बोले, अच्छा तुम्हारा नाम क्या है। उस लड़के ने पूछा जो उस औरत के साथ था। उसका नाम अरुण था और वह मन लगाकर समर प्रताप की सेवा कर रहा था। समर ने कहा, मेरा नाम समर प्रताप है। वैद्य जी ने उसे ताकत की दवा दी और कहा, इसे खिला देना और खाना खिलाने से यह ठीक हो जाएगा। समर प्रताप को पता चला कि वह माधव नगर राज्य में है। यह जानकर वह खुश हुआ कि उसने अपना असली परिचय नहीं दिया। वैसे भी ये लोग तो मजदूर हैं, इन्हें इन बातों से क्या मतलब, लेकिन फिर भी किसी का भरोसा नहीं किया जा सकता। समर प्रताप ने देखा कि वे लोग बड़ी मुश्किल से अपना जीवन गुजार रहे थे। माँ बेटा दिन भर मेहनत करते थे और शाम को जो कुछ मिलता उससे गुजारा करते। समर प्रताप ठीक हो गया था और जब वह वापस जाने लगा तो उसने अरुण से कहा, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा, तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। यह कहकर उसने अपनी जेब से सोने की 10 अशर्फियां निकाली और अरुण और उसकी मां को देने लगा। लेकिन उन लोगों ने अशर्फियां लेने से इनकार कर दिया और कहा, बेटा हमने किसी लालच में तुम्हारी जान नहीं बचाई है, इसलिए इन्हें अपने पास ही रखो। कभी जरूरत पड़ी तो याद रखना कि तुम पर किसी का एहसान नहीं है। समर प्रताप उनके निस्वार्थ सेवा भाव से बहुत प्रभावित हुआ और वापस अपने राज्य में चला गया। समर प्रताप तो चला गया, लेकिन 2-3 दिनों तक उसकी सेवा में लगे रहने के कारण माँ बेटा काम पर नहीं जा सके थे और अब उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। अरुण ने अपनी माँ से कहा, माँ अब हमें कोई काम धंधा करना होगा, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। उसकी माँ बोली, काम धंधा करने के लिए कुछ पैसे चाहिए होते हैं और हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तब उसकी माँ ने झोपड़ी के एक कोने में खुदाई की और एक छोटी सी मटकी निकाली। उसमें 100 सोने की अशर्फियां थी। माँ ने अशर्फियां अरुण को देते हुए कहा, यह मेरी सारी जिंदगी की बचत है, बड़ी मुश्किल से मैंने इसे जोड़ा है ताकि विपत्ति के समय काम आए। इसे लो और अपना कोई काम धंधा शुरू करो। अरुण ने कहा, ठीक है माँ, और अशर्फियां लेकर सोचने लगा कि अब इनका क्या किया जाए। किसी दूरस्थ राज्य में एक बड़ा मेला लगने वाला था, जहां दूर दूर से लोग अपनी वस्तुएं बेचने आते थे। अरुण ने अपनी माँ से कहा, माँ मैं उस मेले में जाऊंगा और देखूंगा कि हमारे व्यापार के लिए कोई उपयोगी चीज वहां मिलती है या नहीं। उसकी माँ बहुत खुश हुई और कहा, ठीक है बेटा, जरूर जाओ। कुछ दिनों बाद मेला लग गया और अरुण वहां पहुंच गया। वह पूरे मेले में घूम घूम कर चीजें देख रहा था, लेकिन उसे कुछ भी खास नहीं लग रहा था। तभी उसने देखा कि एक जगह पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। एक सपेरा अपने सांपों का प्रदर्शन कर रहा था और वो सांप बहुत ही कलाबाजी दिखा रहा था। अरुण को वह सांप पसंद आ गया। उसने सपेरे से पूछा, क्या यह सांप बेचोगे? सपेरे ने जवाब दिया, यह सांप बहुत करामाती है, तुम्हें अमीर बना देगा और तुम्हारे दिन बदल देगा। अरुण ने 30 अशर्फियों में वह सांप खरीद लिया। सांप की पिटारी लेकर वह आगे बढ़ा और मेले की बाकी चीजें देखने लगा। तभी उसने देखा कि एक पिंजरे में एक सुंदर तोता बैठा है। अरुण ने तोते वाले से पूछा, क्या यह तोता बेचोगे? यह मुझे बहुत पसंद है। दुकानदार ने अरुण की उम्र और उसकी इच्छा को देखते हुए कहा,
ये तोता बहुत करामाती है, तुम इसे खरीद लो। असल में दुकानदार अरुण को ठगना चाहता था। अरुण ने पूछा, कितने का है? दुकानदार ने कहा, यह 50 अशर्फियों का है। अरुण बोला, मेरे पास 30 अशर्फिया है, क्या तुम इसे इतने में बेच सकते हो? दुकानदार ने कहा, ठीक है, और अरुण ने वह तोता खरीद लिया। अरुण बहुत खुश था और आगे बढ़ते हुए उसने देखा कि एक अद्भुत रंग की बिल्ली बैठी है। कई जानवर थे, लेकिन ऐसी बिल्ली उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उसे वो बिल्ली भी बहुत पसंद आ गई। अरुण वैसे भी पशु पक्षियों का प्रेमी था, इसलिए वह भूल गया कि उसकी मां ने उसे अशर्फिया किस काम के लिए दी थी। उसने बिल्ली की कीमत पूछी। दुकानदार ने कहा, यह बिल्ली 50 अशर्फियों की है। अरुण के पास अब सिर्फ 40 अशर्फिया बची थी, लेकिन उसने वह बिल्ली 40 अशर्फियों में खरीद ली और अपने घर लौट आया। उसकी मां बड़ी बेसब्री से उसका इंतजार कर रही थी। सोच रही थी कि उसका बेटा कोई फायदे की चीज लेकर आएगा और कोई व्यापार करेगा। जब उसने देखा कि अरुण सांप की पिटारी, तोते का पिंजरा और गोद में बिल्ली ली चला आ रहा है, तो उसने अरुण से कहा, बेटा ये क्या है? तुम इन्हें क्यों ले आए हो? ये कहां से मिले? अरुण ने बताया, मां, मैंने इन्हें खरीदा है। मां ने पूछा, कितने में खरीदा? अरुण ने जवाब दिया, मैंने इन्हें 100 अशर्फियों में खरीदा है। ये सुनते ही उसकी मां का गुस्सा फूट पड़ा। उसने कहा, क्या तुमने मेरे जीवन भर की कमाई को तोते, बिल्ली और सांप पर लुटा दिया? अब ये अशर्फिया वापस नहीं मिल सकती। लेकिन अब कुछ किया नहीं जा सकता था। मां ने शोक मनाने के बाद चुपचाप बैठ गई। उसने सोचा कि तोता बहुत अच्छा लग रहा था और बिल्ली भी बहुत प्यारी थी। उसने सोचा, कोई बात नहीं, बेटा है, अशर्फिया बर्बाद कर दी तो अब क्या कर सकते हैं। लेकिन सांप को लेकर मां का गुस्सा फिर से उबल पड़ा। उसने कहा, इस सांप को तुरंत छोड़कर आओ, ये घर में नहीं रह सकता। अरुण ने कहा, ठीक है मां, मैं इसे छोड़कर आता हूं, लेकिन तोता और बिल्ली तो यहां रहेंगे। मां ने कहा, हाँ, इन्हें तुम यहां रख सकते हो। अरुण ने सांप की पिटारी उठाई और उसे छोड़ने के लिए जंगल की ओर चल दिया। घने जंगल में पहुंचकर उसने पिटारी खोली और सांप को जमीन पर छोड़ दिया। अरुण बोला, दोस्त, तुम्हारा मेरा सफर यहीं तक था। मैं मजबूर हूं, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन मां को भी दुखी नहीं कर सकता। अचानक अरुण चौंक गया जब उसने सुना कि सांप ने कहा, जब तुम मुझे छोड़ रहे हो तो कृपया करके मुझे मेरे देश में छोड़ दो, जहां मैं अपने घर पर आराम से पहुंच सकूं, क्योंकि मैं खुद वहां नहीं पहुंच सकता। ये सुनकर अरुण हैरान हो गया। उसने सोचा, ये कौन बोल रहा है? क्या सांप भी बोल सकता है? लेकिन आवाज सांप की ओर से ही आ रही थी। सांप बोला, डरो मत दोस्त, मैं कोई साधारण सांप नहीं हूं, मुझे श्राप मिला हुआ है। मैं सांपों के राजा वासुकी का बेटा सारंग हूं, इसलिए कहता हूं कि तुम मुझे मेरे देश पहुंचा दो। मुझे इस श्राप के कारण मैं अपने यहां खुद नहीं पहुंच सकता। अरुण ने पूछा, कैसा श्राप? अब अरुण की जिज्ञासा बढ़ गई थी। मैं नागलोक का राजकुमार हूं। एक बार मैं अपने साथियों के साथ खेलते खेलते पृथ्वीलोक के जंगल में आ गया। वहां एक ऋषि जी तपस्या में लीन थे और हमने उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। हम उनके साधनों को इधर उधर फेंकते, कभी उनका कमंडल गिरा देते। इसी तरह की शरारतें हम कर रहे थे। अचानक ऋषि जी की आंखें खुल गईं। मुझे देखते ही वे क्रोध में आ गए। मेरे साथी तो भाग गए, लेकिन उन्होंने मुझे श्राप दे दिया, जा, अब तो साधारण सांप की तरह जमीन पर रेंग, ताकि तू किसी को परेशान न कर सके। जब मैं बहुत रोने लगा तो ऋषि जी ने कहा, ठीक है, तुझे मनोरंजन करने का बड़ा शौक है, तो अब तू दूसरों का मनोरंजन करेगा। एक सपेरा तुझे पकड़ेगा और तुझे तमाशा दिखाएगा। फिर एक मनुष्य आएगा और तुझे खरीदेगा, वही तुझे मुक्त करा पाएगा। तू अपनी शक्तियों का उपयोग करके उसकी मदद कर सकता है, लेकिन तू अपने लोक तभी जा सकेगा जब वह तुझे ले जाएगा। अरुण ने पूछा, लेकिन मैं नागलोक कैसे जा सकता हूँ? वहां पहुंचने में कितना समय लगेगा? मेरी माँ यहां तब तक बहुत चिंतित हो जाएगी। अरुण की यह बात सुनकर सांप बोला, तुम्हें वहां पहुंचने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। मैं तुम्हें वहीं पहुंचा दूंगा, और मेरे पिता तुम्हारे इस उपकार के बदले में तुम्हें कोई ना कोई तोहफा जरूर देंगे, क्योंकि वे मेरे बिना बहुत व्याकुल हो रहे होंगे और मेरी माँ भी बहुत रो रही होगी। जब तुम वहां पहुंचोगे तो बहुत सारे लोग तुम्हारे पास आएंगे
और तुम्हें कुछ न कुछ देने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम किसी से कुछ मत लेना। सबसे आखिर में मेरे पिताजी आएंगे। उनकी पहचान ये होगी कि उनके माथे पर मणि होगी। तुम उनसे बस यही कहना कि मुझे सत्य राजा वासुकी की अंगूठी चाहिए। अंगूठी लेकर तुम चले आना। फिर सांप ने कहा, अब तुम आंखें बंद कर लो और मेरे ऊपर बैठ जाओ। अरुण हंसते हुए बोला, मैं तुम्हारे ऊपर कैसे बैठ सकता हूं? लेकिन सांप ने उसे कहा, देखते जाओ। अरुण ने देखा कि सांप का आकार धीरे धीरे बढ़ने लगा। वह इतना विशाल हो गया कि अरुण तो क्या, उस पर कई लोग बैठ सकते थे। अरुण उसकी पीठ पर बैठ गया। सांप ने अरुण से कहा, दोस्त, अपनी आंखें बंद कर लो। मैं इतनी तेजी से जा रहा हूं कि तुम्हें चक्कर आने लगेगा। सचमुच सांप इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था मानो उड़ रहा हो। उसने कहा, मुझे कसकर पकड़े रहना। हवा की गति से चलते हुए वे गोल गोल घूमते जा रहे थे। फिर सांप ने कहा, अब आंखें खोलो दोस्त। अरुण ने आंखें खोली और उसकी आंखें चौंधिया गईं। वे नागलोक के राजा वासुकी के महल के द्वार पर खड़े थे। अरुण ने ऐसा वैभवशाली राजमहल पहले कभी नहीं देखा था। जैसे ही अरुण ने सांप को देखा, वह विशालकाय सांप धीरे धीरे एक सुंदर राजकुमार में बदल गया। महल के पहरेदार ने तुरंत अंदर जाकर राजा को सूचित किया। महल में हलचल मच गई और कई लोग बाहर आकर अरुण का धन्यवाद करने लगे। वे कहने लगे, तुमने हमारे राजकुमार को यहाँ लाकर बहुत बड़ा उपकार किया है। बताओ, हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? जो भी तुम चाहो हम तुम्हें वह उपहार देंगे। लेकिन अरुण ने सभी से कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अंत में जो व्यक्ति आया वह सांपों का राजा वासुकी था। उसके माथे पर मणि थी। उसने गंभीर स्वर में कहा, युवक, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। तुमने मेरे बेटे को यहाँ लाकर मुझे नया जीवन दे दिया। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। अरुण ने कहा, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे सत्य राजा वासुकी की अंगूठी चाहिए। वासुकी ने कहा, ठीक है, ये लो। और उसने अपनी उंगली से अंगूठी निकालकर अरुण को दे दी और कहा, जाओ, इस अंगूठी को जल्दी से धोना और मन ही मन कहना, सत्य राजा वासुकी, मेरी इच्छा पूरी कर दो। जो भी तुम्हें करना हो इसी प्रकार से करना, ठीक है? और राजा ने अच्छे से अरुण को समझा दिया। राजकुमार सारंग ने अपने पिता से कहा कि अभिनय को वापस भेजना भी जरूरी है। इस पर राजा ने कहा, हाँ बेटा, ये बात तो मेरी याद से निकल गई थी। तभी उन्होंने एक उड़न खटोला मंगवाया और सारंग को दिया। राजा ने कहा, बेटा, इसमें बैठ जाओ और जहां भी जाना हो उस जगह का नाम ले लो। ये खटोला तुम्हें वहां पहुंचाकर गायब हो जाएगा। जब भी इसकी जरूरत पड़े इसे याद कर लेना। आज से यह उड़न खटोला तुम्हारा ही है। अरुण उस खटोले में बैठ गया और घर जाने की इच्छा जताई। उसने उड़न खटोले से कहा और खटोला उड़ चला। इस बार उसकी आंखें खुली हुई थी और वो हर एक नया नजारा देख रहा था जो उसके सामने से गुजर रहा था। सुंदर वन, ऊंचे पर्वत, बहती नदियां और चमचमाते नगर। तभी खटोला एक नगर के ऊपर से गुजरा जहां हर तरफ रोशनी और चमक थी। उसे लगा कि वहां कोई भव्य आयोजन हो रहा है। उसने उड़न खटोले से कहा, मुझे यहाँ उतार दो। मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ क्या हो रहा है। फिर मुझे मेरे घर पहुंचा देना। उड़न खटोले ने उसे नगर में उतार दिया और खुद गायब हो गया। अरुण चारों ओर की अद्भुत सजावट देखकर हैरान रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा नगर ही किसी उत्सव में सजा हो। अरुण ने वहां घूमते हुए एक व्यक्ति से पूछा, भाई, यह कौन सा नगर है और यहाँ कैसी सजावट हो रही है? उस व्यक्ति ने बताया, ये रूपनगर है और यहाँ की राजकुमारी का नाम चित्रा है। ये सजावट राजकुमारी के स्वयंवर के लिए है। दूर दूर से लोग आए हैं, राजा और राजकुमार भी। अरुण ने पूछा, स्वयंवर में क्या खास है? उस व्यक्ति ने कहा, यह विवाह किसी राजा या राजकुमार से नहीं हो रहा, बल्कि शर्त पर हो रहा है। जो भी व्यक्ति राजा की शर्त पूरी करेगा वही राजकुमारी के गले में वरमाला पहन सकेगा। अरुण ने पूछा, कौन सी शर्त? व्यक्ति ने बताया, राजा ने शर्त रखी है कि जो भी एक रात में एक सुंदर महल, एक सुंदर उपवन और एक सुंदर सरोवर बनाएगा जिसमें सफेद हंस का जोड़ा तैरता हो, उसी से वे अपनी बेटी का विवाह करेंगे। अब तक कोई भी इस शर्त को पूरा नहीं कर सका है। कुछ लोग महल बना लेते हैं पर उपवन और सरोवर नहीं बन पाता।
किसी का सरोवर बन जाता है तो महल और उपवन अधूरे रह जाते हैं। यह शर्त तो लगभग असंभव ही लगती है। अरुण ने कहा, मैं भी इसमें भाग लेना चाहता हूं। उसकी बात सुनकर वहां आए लोग उस पर हंसने लगे। एक व्यक्ति ने कहा, देखो, ये तो बिल्कुल पागल है। इतने सारे लोग जुटे हैं, फिर भी कुछ नहीं कर पाए, और ये अकेला क्या कर लेगा? अरुण पर किसी की हंसी या मजाक का कोई असर नहीं हुआ। वह भी शर्त में भाग लेने के लिए तैयार हो गया। रोज नियत समय पर मंच सजाया जाता था, जहां राजकुमारी अपनी सखियों के साथ वरमाला लेकर आती थी। उस दिन भी कोई प्रतियोगी सफल नहीं हो सका और राजकुमारी उदास होकर लौट गई। अरुण ने पास बैठे एक व्यक्ति से पूछा, इस शर्त का क्या राज है? राजा ने इतनी कठिन शर्त क्यों रखी है? व्यक्ति ने कहा, इसकी भी एक कहानी है। ये राजकुमारी कोई साधारण राजकुमारी नहीं है। यह कहानी एक गंधर्व राज की पुत्री की है, जिसने इस धरती पर जन्म लिया था। राजा चित्रकेतु को स्वप्न में खुद गंधर्व राज ने बताया था कि उनकी बेटी ने एक भूल की थी, जिसकी सजा के तौर पर उसे गंधर्वलोक से बाहर कर दिया गया था। इसी कारण वह इस धरती पर एक मानव रूप में राजा चित्रकेतु के यहाँ जन्मी थी। तभी से राजकुमारी का स्वरूप साधारण मनुष्यों जैसा नहीं है। उसके बाल सोने के जैसे चमकते हैं, उसकी आंखें नीली और चमकदार है, और उसके वस्त्र ऐसे हैं जैसे इस धरती के न होकर किसी और ही दुनिया के हो। उसके कपड़े हमेशा नए रंगों में बदलते रहते हैं और कभी पुराने नहीं होते। वह कोई साधारण मानव नहीं, बल्कि एक दिव्य आत्मा है। इसलिए उसके लिए कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि एक अद्वितीय प्रतिभा वाला व्यक्ति ही योग्य होगा। अरुण ने राजकुमारी की ओर देखा और वह सच में बेहद सुंदर दिखाई दे रही थी। उसके बाल सोने जैसे चमक रहे थे और उसकी खूबसूरती किसी अलौकिक स्वरूप से कम नहीं थी। राजकुमारी मंच पर थोड़ी देर रुकी, लेकिन उस दिन भी कोई प्रतियोगी शर्त पूरी नहीं कर पाया और वह धीरे धीरे वापस चली गई। अब बस 2 ही प्रतियोगिता बची थी और उसके बाद स्वयंवर समाप्त हो जाता। अरुण चारों ओर घूम घूम कर यह सब देख रहा था और मन ही मन हंस रहा था कि लोग कैसे ऐसे असंभव कार्य में जुटे हुए हैं। आखिर रात के अंतिम पहर में उसने पानी लेकर उस अंगूठी को धोया और कहा, सत्य राजा वासुकी की अंगूठी की जय हो। अंगूठी, मेरे लिए एक अद्वितीय महल, फूलों का बना हुआ उपवन और एक सुंदर सरोवर बना दे, जिसमें सफेद हंसों का जोड़ा तैरता हो। ये सब धरती पर सबसे विलक्षण और सुंदर हो। जैसे ही उसने यह कहा, एक गगनचुंबी महल बनकर तैयार हो गया, जो कि विभिन्न रत्नों से जड़ा हुआ था और अद्भुत चमक बिखेर रहा था। उस महल की अट्टालिकाएं आकाश से बातें कर रही थी और उसका बगीचा तरह तरह के दुर्लभ फूलों से खिला हुआ था, जिनकी खुशबू पूरे वातावरण में फैली हुई थी। उन पर उड़ती हुई तितलियां और रंग बिरंगे पक्षी अपने मधुर स्वरों से बगीचे को सुरम्य बना रहे थे। संगमरमर की मूर्तियों वाले फव्वारे और सुंदर वृक्षों पर लिपटी बेलें उस उपवन की शोभा बढ़ा रही थी। वही सरोवर भी बहुत सुंदर था, जिसके किनारे खूबसूरत पेड़ लगे हुए थे। उस सरोवर में सफेद हंसों का जोड़ा तैर रहा था। जिसने भी यह दृश्य देखा, उसकी आंखों को विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा कुछ भी इस धरती पर संभव हो सकता है। जब लोगों को पता चला कि यह सब अरुण ने बनवाया है, तो वे सभी उसे घेर कर खड़े हो गए और उससे पूछने लगे, भाई, क्या तू कोई जादूगर है? जो लोग पहले उसकी हंसी उड़ा रहे थे, वे अब उससे पूछने लगे, भाई, तू कौन है? लेकिन अरुण बस मुस्कुरा रहा था, कुछ बोल नहीं पा रहा था। सभी ने उसे चमत्कारी मान लिया, क्योंकि ऐसे ही लोग अपनी पहचान छुपाए रखते हैं। जब यह समाचार राजा चित्रकेतु तक पहुंचा, तो वे खुशी से झूम उठे। राजमहल में भी यह खबर पहुंच गई और राजकुमारी चित्रलेखा बहुत प्रसन्न हो गई। अब उसके जयमाला के भव्य आयोजन की तैयारी होने लगी। आज सभा स्थल की सजावट बहुत ही अद्भुत थी। विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे थे और नृत्य गायन का आयोजन हो रहा था। राजकुमारी धीरे धीरे चलती हुई आ रही थी। उसके पीछे पीछे उसकी सखियां फूलों की थाली चली आ रही थी। पुष्प वर्षा के बीच राजकुमारी मंच पर आई और उसने सामने खड़े हुए अरुण को देखा। अरुण की सुंदरता को देखकर, जो अब बहुमूल्य वस्त्रों में सजा हुआ था, सभी लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। राजकुमारी चित्रा ने अरुण के गले में वरमाला डाली और उनके विवाह का आयोजन बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। राजा चित्रकेतु की एकमात्र संतान
उनकी बेटी राजकुमारी चित्रा थी। राजा ने अरुण को अपने साम्राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर उसका राज तिलक कर दिया। अब अरुण राजा बन चुका था। अरुण ने अपने उड़न खटोले में बैठकर हुक्म दिया, मुझे मेरे घर ले चलो, जहां मेरी माँ मेरी राह देख रही है। उड़न खटोला अरुण को लेकर उसके राज्य माधव नगर पहुंचा और वहीं उतार दिया। उसकी माँ का बुरा हाल था, वह रो रोकर बेहाल थी। वह सोच रही थी कि उसके बेटे का क्या हुआ होगा, जो सांप को छोड़ने गया था और फिर वापस नहीं आया। कहीं सांप ने उसे काट तो नहीं लिया। जैसे ही उसने अरुण को राजसी पोशाक में खटोले से उतरते देखा, वह एक पल के लिए उसे पहचान ही नहीं पाई। अरुण दौड़कर अपनी माँ के पास पहुंचा, उसके चरणों में गिरा और बोला, माँ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। उसकी माँ ने उसे गले से लगा लिया और पूछा, बेटा, तू कहाँ चला गया था? मैं तेरे लिए बहुत परेशान हो गई थी। अरुण ने अपनी माँ को पूरी कहानी सुनाई और कहा, चलो माँ, अब अपने महल में चलते हैं। माँ और बेटा उड़न खटोले में बैठ गए और उसकी माँ ने अपनी बिल्ली और तोते का पिंजरा भी साथ रख लिया। उसकी माँ ने इतने दिनों से बिल्ली की बहुत देखभाल की थी और तोता भी खुशी खुशी उससे बातें कर रहा था। उड़न खटोला सभी को लेकर रूपनगर पहुंचा और वहां उतार दिया। इसके बाद उड़न खटोला अदृश्य हो गया। सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे, लेकिन रानी चित्रा को अपने पुराने धर्मनगर की याद अक्सर उदास कर देती थी। अरुण ने कई बार उससे इसके बारे में पूछा, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। उसे पता था कि महल के सरोवर के पास से एक नदी बहती है, जो दूर दूर तक कई नगरों को पार करती हुई निर्जन जंगलों से होकर गुजरती है, जहां उसके पुराने नगर की सखिया और अन्य गंधर्व निवास करते थे। वे अक्सर नदी में स्नान करने आते थे और फिर वापस चले जाते थे। चित्रा उनकी यादों में डूब जाती थी। उसकी सखिया उससे बहुत प्यार करती थी और उन्हें याद दिलाने के लिए चित्रा कभी कभार कोई वस्तु नदी में प्रवाहित कर देती थी, जो वहां जाकर उन्हें मिल जाती थी। चित्रा के सोने जैसे बालों की खूबसूरती पर उसकी सखिया मोहित रहती थी। जब वह सरोवर में अपनी दासियों के साथ स्नान करने जाती थी और उसके बाल टूट जाते थे, तो वह उन्हें कमल के फूलों की पत्तियों में लपेटकर नदी में बहा देती थी। उसके मन में यह इच्छा होती थी कि कहीं न कहीं वह वस्तु उन सखियों तक पहुंच जाए और उन्हें उसकी याद दिला दे। वह जानती थी कि ये बाल जादुई सरोवर के दुर्लभ कमलों में लिपटे होने के कारण कभी नष्ट नहीं हो सकते थे। एक दिन नहाते समय उसके कुछ बाल टूटे। उसने उन्हें कमल की पत्तियों में लपेटकर नदी में बहा दिया। नदी की प्रवृत्ति है कि वह बहती रहती है और उसके साथ जो चीजें मिलती है उन्हें भी वह बहाकर ले जाती है। वह पत्तियां नगरों, गांवों और जंगलों को पार करती हुई चंदनपुर के राजकुमार समर प्रताप के पास पहुंच गई, जो उस समय जंगल में शिकार के लिए आया हुआ था। प्यास से व्याकुल होकर वह नदी में पानी पीने गया। जब उसने अंजलि में भरकर पानी पिया और खड़ा हुआ, तो उसकी नजर एक कमल के फूल की पत्तियों पर पड़ी, जो बहती हुई चली आ रही थी। उसने वह पत्तियां उठा ली और जब उन्हें खोला तो चमकते हुए सोने के बाल देखकर हैरान रह गया। सोने के बाल भला किसके हो सकते हैं? लेकिन उन बालों में कुछ ऐसा आकर्षण था कि वह जितना उनके बारे में सोचता, उतना ही उनके प्रभाव में डूबता जाता। धीरे धीरे उसके मन में एक कल्पना जन्म लेने लगी और वह उन बालों के मालिक की छवि में खोता चला गया। घर लौटने के बाद उसने खुद को एक अनजानी उदासी में डूबा पाया, जैसे कोई अज्ञात शक्ति उसे लगातार आकर्षित कर रही हो। वह दिन रात उसी लड़की की कल्पना में खोया रहता, जिससे उसके सोने के बाल मिले थे। उसने खुद को एकांत में समेट लिया, किसी से बात नहीं करता, जैसे उसकी दुनिया वही सोने के बालों की रहस्यमयी लड़की बन गई हो। उसके दिल में बार बार यह ख्याल आता, जिसके बाल सोने के हैं, वो खुद कितनी सुंदर, कितनी अद्वितीय होगी। राजकुमार समर प्रताप की स्थिति को देखकर उसके पिता राजा चंद्र प्रताप चिंतित हो गए। उन्होंने सुना कि समर प्रताप ने खाना पीना छोड़ दिया है, तो उसे बुलाकर पूछा, बेटा, क्या बात है जो तुम इतने उदास और परेशान हो? समर प्रताप ने सिर झुकाकर जवाब दिया, पिताजी, मैं उसी लड़की से शादी करूंगा जिसके बाल सोने के हैं। यह सुनकर राजा हंसने लगे और बोले, ऐसी कौन सी लड़की होगी जिसके बाल सोने के हो? समर प्रताप ने सोने के बाल दिखाए तो राजा को मानना पड़ा कि यह बाल सच में सोने के ही है। लेकिन अब सवाल था
ऐसी लड़की को ढूंढा कैसे जाए। राजा चंद्र प्रताप गहरी सोच में डूब गए। तभी समर प्रताप ने दृढ़ता से कहा, पिताजी, वो आप जाने, मैंने तो अपना फैसला सुना दिया है। कहकर समर प्रताप वहां से चला गया। अब राजा चंद्र प्रताप के पास एक बुजुर्ग सलाहकार थी जो हर राज की जानकार और बड़ी चतुर मानी जाती थी। उसका नाम सलाह था और वह गुप्तचर के कार्यों में राजा की मदद किया करती थी। चंद्र प्रताप ने उसे बुलाया और अपनी समस्या उसके सामने रखी। सलाह ने हंसते हुए कहा, महाराज, ये तो चुटकियों का काम है। मैं आसमान में छेद कर सकती हूँ और उसमें फूल खिला सकती हूँ। ये काम तो बहुत आसान है, आप निश्चिंत रहे। सलाह ने समर प्रताप से पूछा, ये बाल किस दिशा से आए थे। समर प्रताप ने बताया कि वे उत्तर दिशा से आए थे। सलाह ने सैनिकों को बुलाया और आदेश दिया, उत्तर दिशा में 100 योजन की दूरी तक नदी किनारे पड़ने वाले हर राज्य में जाकर पता लगाओ कि वहां कौन सी रानी या राजकुमारी है जिसके बाल सोने के हो। सैनिकों ने कहा, जैसा आदेश महाराज, और वे तुरंत निकल गए। कुछ ही दिनों में उन्होंने आकर बताया कि यहां से 80 योजन की दूरी पर एक राज्य है, रूपनगर, जहां की रानी के बाल सोने के हैं। सलाह इस खबर से बहुत खुश हो गई और उसने सैनिकों से कहा, अब मुझे रूपनगर ले चलो। सैनिकों ने उसे रूपनगर पहुंचाया। वहां पहुंचकर सलाह ने खुद को एक भले घर की बुजुर्ग महिला के रूप में पेश किया। वह अरुण के महल में पहुंची, जहां उसे रानी चित्रा के सामने पेश किया गया। चित्रा का रूप देखकर सलाह स्तब्ध रह गई, जैसे उसकी आंखें वहीं ठहर गईं। चित्रा ने पूछा, आप कौन है। सलाह ने खुद को संभालते हुए कहा, बेटी, मुझे नहीं पहचाना, मैं तुम्हारी बुआ हूं। चित्रा को याद आया कि उसकी कोई बुआ नहीं है, लेकिन उसने सोचा कि इसे न पहचानने से इसे दुख होगा, इसलिए उसने ज्यादा कुछ नहीं पूछा और सलाह के चरण छूकर आशीर्वाद लिया। सलाह का महल में बड़ा स्वागत हुआ और सब उसे बुआ कहने लगे। अरुण की मां उस समय तीर्थ यात्रा पर थी, तो सलाह ने महल में अपनी जगह बना ली। वह अक्सर चित्रा से मीठी मीठी बातें करके उसके दिल की बात निकालने की कोशिश करती। अरुण राजकाज के कारण हमेशा महल में नहीं रह सकता था, तो इस दौरान सलाह चित्रा के मन में शक के बीज बोने लगी। एक दिन सलाह ने चित्रा से कहा, बेटी, यह अरुण तो गरीब है, तुम राजकुमारी हो, फिर तुमने इससे शादी कैसे कर ली। ये तो तुम्हारे योग्य ही नहीं है। चित्रा ने सोचा, बुआ कितनी भली है कि अपने ही भतीजे का पक्ष न लेकर मेरे हित की बात कर रही है। उसने जवाब दिया, बुआ, मैंने यह कभी नहीं सोचा। अरुण साधारण नहीं है, उसके पास जादुई शक्तियां हैं जो आप भी नहीं जानती। सलाह ने धीरे से कहा, अच्छा, लेकिन तुम कैसी पत्नी हो जो अपने पति की इन शक्तियों के बारे में कुछ नहीं जानती। अगर अरुण तुमसे सचमुच प्रेम करता है तो वह तुमसे कुछ नहीं छुपाएगा। आज से तुम उसे पूछ कर देखना, फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि उसका प्रेम सच्चा है या दिखावा। सलाह की बातों ने चित्रा के मन में शक पैदा कर दिया, जबकि पहले कभी उसके मन में ऐसी कोई बात नहीं आई थी। अब वह अपने पति की परीक्षा लेने के लिए बेचैन हो गई कि क्या अरुण सच में उससे प्रेम करता है या सिर्फ दिखावा करता है। चित्रा ने एक दिन मौका पाकर अरुण से पूछा, स्वामी, आप मुझसे कितना प्रेम करते हैं। अरुण ने थोड़ा हैरानी से पूछा, चित्रा, ये कोई पूछने वाली बात है, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। इस पर चित्रा ने कहा, तो फिर आप मुझसे कोई बात क्यों छुपाते हैं। आपने मुझे कभी यह नहीं बताया कि आपने रातों रात महल, सरोवर और बाग कैसे बना लिए थे। अरुण मुस्कुराते हुए बोला, अरे, तुमने कभी पूछा ही नहीं और मुझे याद नहीं रहा। इसमें कौन सी बड़ी बात है। मेरे पास एक चमत्कारी अंगूठी है जिससे जो भी मांगो मिल जाता है। यह सुनकर चित्रा बहुत खुश हो गई। अगले दिन उसने सलाहकार से मिलकर कहा, बुआ जी, आप तो मुझे शक करा रही थी, पर उन्होंने तुरंत ही बता दिया कि उनके पास एक चमत्कारी अंगूठी है और उसी से उन्होंने ये सब किया। सलाहकार ने आश्चर्य से आंखें चौड़ी करते हुए कहा, और तुमने उनसे यह नहीं कहा कि वह अंगूठी मुझे दे दो। चित्रा हंसते हुए बोली, मैं भला अंगूठी का क्या करती, जैसे मेरे पास है वैसे ही उनके पास है। सलाहकार ने समझाते हुए कहा, अरे नहीं, बहुत फर्क है। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़ जाए और तुम्हारे पास अंगूठी हो तो तुम उसे तुरंत पा सकती हो। वैसे भी वह हमेशा राजकार्य में व्यस्त रहता है।
तुम्हारे पास रहना ज्यादा सही रहेगा, लेकिन असली बात तो यह है कि वह तुम्हें अंगूठी देगा या नहीं, यह भी देखना चाहिए। चित्रा आत्मविश्वास से बोली, वे मुझे अंगूठी दे देंगे, इसमें कोई शक नहीं। सलाहकार ने कहा, विश्वास और सच में होना दो अलग बातें हैं, आजमा कर देख लो। चित्रा ने अरुण से कहा, स्वामी, वह अंगूठी मुझे दे दीजिए, मैं उसका उपयोग करना चाहती हूँ। अरुण ने हंसते हुए कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये लो, जैसे मेरे पास थी अब तुम्हारे पास है। अरुण ने अंगूठी चित्रा को दे दी और खुद दरबार के काम में लग गया। चित्रा दौड़ती हुई सलाहकार के पास पहुंची और खुशी से बोली, बुआ जी, देखो, उन्होंने मुझे अंगूठी दे दी। सलाहकार अपनी योजना सफल होते देखकर बहुत प्रसन्न हुई और बोली, इसका उपयोग कैसे होगा? चित्रा ने थोड़ी उदासी से कहा, मैंने पूछा ही नहीं। सलाहकार ने सिर पर हाथ मारते हुए कहा, तो फिर इस अंगूठी का क्या फायदा? अगर तुम इसका उपयोग नहीं जानती तो क्या करोगी? तब चित्रा को अपनी गलती समझ में आई और उसने कहा, हाँ, आप सही कह रही हैं, अगली बार मैं इसका उपयोग भी पूछ लूंगी। इसके बाद चित्रा अपनी दासियों के साथ फूलों के बाग में घूमने चली गई। उसी समय अरुण दरबार का काम खत्म करके महल आया, लेकिन चित्रा को वहां न पाकर उसने दासियों से पूछा। दासियों ने बताया कि रानी जी बाग में घूमने गई है। अरुण भी बाग में पहुंच गया और चित्रा के साथ बैठकर बातें करने लगा। उसने कहा, राजा बनना भी कितना कठिन काम है, अपने लिए समय ही नहीं बचता, हम कभी बैठकर बात भी नहीं कर पाते। फिर हंसते हुए बोला, अच्छा, यह बताओ, तुम मुझे कितना प्रेम करती हो? चित्रा ने शर्माते हुए कहा, यह भी कोई पूछने वाली बात है, बहुत करती हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे भूलकर किसी और को याद करने लगो? अरुण ने हंसते हुए कहा, कैसी बातें कर रही हो, आज तुम कुछ अलग ही लग रही हो। फिर अरुण थोड़ा गंभीर हो गया और बोला, चित्रा, अगर कभी कोई मुझसे तुम्हें छीन ले तो तुम क्या करोगी? चित्रा ने जवाब दिया, जो होगा वह देखा जाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि मैं तुम्हें छोड़कर किसी और से कभी प्रेम नहीं करूंगी। अरुण यह सुनकर खुश हो गया। चिड़ियों की मधुर आवाजों के बीच उन्होंने अपनी बातचीत बंद कर दी और खुशबू भरी हवाओं में अपने मन को बहा दिया। तभी चित्रा को अचानक वह अंगूठी वाली बात याद आ गई और उसने पूछा, स्वामी, आपकी चमत्कारी अंगूठी का उपयोग कैसे होता है? अरुण ने हंसते हुए कहा, देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूं। उसने चित्रा से अंगूठी ली, सरोवर से जल लेकर उसे धोया और कहा, सत्य राजा वासुकी की अंगूठी, चित्रा के लिए जोड़ा हुआ हार ले आओ। तुरंत ही एक चमचमाता हुआ हार आ गया, जिसे अरुण ने चित्रा के गले में पहना दिया। अब चित्रा को भी इस अंगूठी के चमत्कारिक उपयोग की विधि समझ में आ गई। अरुण ने अंगूठी फिर से चित्रा को दे दी और वे दोनों बाग में देर तक घूमते रहे। चित्रा इस चमत्कार से बहुत खुश हुई और सोचा, अब इस अंगूठी का चमत्कार बुआ को दिखाऊंगी तो वह कितनी हैरान हो जाएगी। चित्रा ने अगले दिन सलाह खां से मिलकर सरोवर के किनारे जाकर अंगूठी का सारा रहस्य बता दिया। सलाह खां भोली बनते हुए बोली, क्या वाकई ऐसा हो सकता है? चित्रा ने जवाब दिया, क्यों नहीं हो सकता? अगर लाभ दिखाना हो तो जरा इसे धोकर देख लो। सलाह खां के कहने पर चित्रा ने अंगूठी उसके हाथ में दे दी। सलाह खां ने अंगूठी को जल में धोया और कहा, सत्या राजा, वासुकी की अंगूठी की जय हो। सत्या राजा, मुझे एक उड़न खटोला चाहिए जो मुझे और चित्रा को तुरंत चंदनपुर ले जाए। तुरंत ही एक उड़न खटोला प्रकट हो गया, जिसे देखकर चित्रा हैरान रह गई। सलाह खां ने उड़न खटोले में बैठकर चित्रा का हाथ पकड़ा और उसे भी बैठा लिया। उसने कहा, चलो आज सैर करेंगे, तुम्हें अपना घर दिखाऊंगी। चित्रा को बहुत खुशी हो रही थी क्योंकि उसे आज बुआ का घर देखने को मिलेगा। उड़न खटोला दोनों को लेकर चंदनपुरा गया और उतारने के बाद गायब हो गया। अब चित्रा एक विशाल बाग में बने महल में आ चुकी थी, जो पहले से ही सलाह खां की योजना का हिस्सा था। सलाह खां ने हंसते हुए अपना बुआ वाला रूप उतार फेंका और अपने असली रूप में आ गई। उसने कहा, मूर्ख लड़की, कैसा मेल और कैसा घर, अब से यही तेरा घर है और अंगूठी को भूल जा। चित्रा को समझ में आ गया कि उसे धोखे से यहां लाकर फंसा दिया गया है और यह औरत कोई और नहीं बल्कि एक ठगनी है। वह रोने लगी, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई।
सलाह खां दौड़ती हुई राजा के दरबार में पहुंची और बोली, महाराज, मैंने आपका काम पूरा कर दिया है। सोने के बालों वाली रानी को मैं यहाँ ले आई हूँ। अब जल्दी से राजकुमार समर प्रताप को ढूंढिए ताकि उन्हें बता सको कि आगे क्या करना है। राजा ने तुरंत समर प्रताप को सलाह खां से मिलने के लिए कहा। सलाह खां ने उसे अंगूठी दी और उसके रहस्य और उपयोग को समझाते हुए कहा, इसे हमेशा अपने पास रखना, तभी इसकी शक्ति तुम्हारे पास रहेगी। समर प्रताप ने अंगूठी को अपने पास रख लिया और उसके उपयोग को समझकर तैयार हो गया। चित्रा को अब सलाह खां के छल और मक्कारी का पूरा भेद खुल चुका था। वो अपनी मूर्खता पर पछता रही थी और उस दिन को कोस रही थी जब उसने बिना सोचे समझे सलाह खां पर भरोसा किया था। अब उसे अपने पिता चित्रकेतु और अपनी मां लेखामती की बेहद याद आ रही थी, जो इन दिनों उसकी सास के साथ तीर्थ यात्रा पर गए हुए थे। उसे चिंता थी कि जब वे लौट कर आएंगे तो उन्हें कितना बड़ा धक्का लगेगा। अब कोई तरीका नहीं था जिससे वह अपने माता पिता तक अपना संदेश पहुंचा सके। मन ही मन वो कई योजनाएं बना रही थी, लेकिन कोई योजना उसे पूरी तरह सही नहीं लग रही थी। उसे बस एक ही ख्याल आ रहा था कि कैसे वो अंगूठी वापस हासिल कर सके और अपने देश लौट सके। अगले दिन समर प्रताप उससे मिलने आया और उसे शादी का प्रस्ताव दिया। चित्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपसे शादी जरूर करूंगी। आप इतने सुंदर राजकुमार हैं, भला कौन मना करेगा। और आप तो इस वैभवशाली नगर के युवराज भी हैं, पर मेरी एक शर्त है। राजकुमार ने उत्सुकता से पूछा, क्या शर्त है? चित्रा ने जवाब दिया, मेरे पास एक बोलने वाला तोता और एक बोलने वाली बिल्ली थी। वे मेरे सबसे प्रिय साथी थे। मैं उनसे बातें किया करती थी। जब से मैं यहाँ आई हो, मुझे उनके बिना कुछ अच्छा नहीं लग रहा। आप मुझे वो दोनों ढूंढ कर ला दीजिए, तभी मैं आपसे विवाह करूंगी, नहीं तो मैं इस सरोवर में कूदकर आत्महत्या कर लूंगी। राजकुमार घबरा गया और बोला, ऐसा मत करना, मैं तुम्हारी शर्तें मानता हूं। चित्रा ने मन ही मन राहत की सांस ली, क्योंकि अब कुछ दिनों के लिए मुसीबत टल गई थी। राजकुमार ने सोचा कि जब सलाह खां चित्रा को यहाँ ला सकती है, तो वह बोलने वाले तोते और बिल्ली को भी ढूंढ सकती है। अंगूठी भी तो उसके पास है, इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन तभी चित्रा ने ऐसी बात कह दी कि राजकुमार के सारे अरमानों पर पानी फिर गया। चित्रा बोली, मेरे साथ धोखा हुआ है। मेरी अंगूठी छल से ले ली गई है, और अगर तुम उसी अंगूठी के सहारे मेरे तोते और बिल्ली को ढूंढ लाओगे तो मैं तुम्हें बहादुर नहीं मानूंगी। मैं तुम्हारी असली ताकत देखना चाहती हूँ। इसलिए अगर तुम बिना अंगूठी का प्रयोग किए उन्हें ला सको तो ही मैं तुम्हारी बहादुरी को मानूंगी। राजकुमार ने उसकी शर्त मान ली, क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं था। वह जल्दी आने का वादा करके महल लौट गया। इधर जब वरुण लौट कर आया और उसने चित्रा को गायब पाया तो वह बेहद परेशान हो गया। जब उसने दासियों से पूछा तो पता चला कि चित्रा बुआ के साथ सरोवर की ओर गई थी और फिर कभी वापस नहीं आई। वरुण के मन में पहले से ही कुछ शंका थी, जो अब सच साबित हो रही थी। उसी दिन उसकी मां चित्रकेतु और लेखामती भी तीर्थ यात्रा से लौट आए। जब उन्होंने महल में सन्नाटा देखा तो दासियों से पूछा कि क्या हुआ। दासियों ने पूरी बात बताई कि कोई बुआ आई थी और वह चित्रा का अपहरण करके ले गई। अरुण की मां ने तोते और बिल्ली को अपने साथ इसलिए ले लिया था क्योंकि वे दोनों बहुत ही चतुर थे, हर बात की जानकारी रखते थे और सही दिशा में मार्गदर्शन करते थे। जब उनकी मां को पूरी सच्चाई पता चली तो उन्होंने कहा, अब तुम लोग चित्रा की खोज में लग जाओ और पता करो कि वह कहाँ है। तोते और बिल्ली ने तुरंत हामी भरी और अपनी खोज यात्रा पर निकल पड़े। उनका अब यही एकमात्र काम रह गया था। वे उड़ते हुए गांव शहरों का जायजा लेते और जहां भी जरूरी लगता वहीं रुक जाते। हर पेड़, हर घर, हर आंगन में उन्होंने चित्रा की खोज की। ऐसे ही कई दिन बीत गए। अंततः एक दिन वे एक दूरस्थ इलाके में पहुंचे, जिसकी दूरी करीब 80 योजन थी। अब उनकी निगाहें चंदनपुर पर टिकी थी। चंदनपुर में सबसे पहले वे उस बाग में पहुंचे जहां एक महल बना हुआ था। तोते को वहां लगे आम के पेड़ बहुत आकर्षित कर रहे थे, इसलिए उसने पहले वहीं जाने का निर्णय लिया। बिल्ली भी उसके पीछे पीछे चल दी। तोता पेड़ पर बैठकर रसीले आम खाने में मशगूल हो गया। दूसरी ओर चित्रा उस दिन बहुत उदास थी, इसलिए वह महल के ऊपर वाले झरोखे पर आकर खड़ी हो गई।
तभी तोते ने इधर उधर देखा और उसकी निगाहें झरोखे पर खड़ी चित्रा पर जा टिकी। उसने उसे तुरंत पहचान लिया। चित्रा भी चौकन्नी हो गई, क्योंकि वह तोते की आवाज पहचानती थी। बिल्ली ने भी पूरे महल की छानबीन कर ली थी, बस झरोका ही बाकी था। जब वह झरोखे तक पहुंची तो उसने भी चित्रा को देखा। तोते के मुंह से आम छूट गया और वह खुशी से टहलने लगा। चित्रा ने तोते को बुलाया तो वह झट से उड़कर उसके पास आ गया। बिल्ली ने तोते को देखा और पूछा, तुम यहां कैसे आए? चित्रा ने बिल्ली की आवाज सुनी और उसे देखकर चौंक पड़ी। बिल्ली कूदकर चित्रा की गोद में चढ़ गई और तोता उसके कंधे पर बैठ गया। चित्रा कभी बिल्ली को सहलाती तो कभी तोते को। उसकी आंखों में खुशी के आंसू बहने लगे। तीनों खुशी से बातें करने लगे। तोते और बिल्ली की खोज अब पूरी हो चुकी थी। बिल्ली ने बताया, सब तुम्हें लेकर बहुत परेशान हो रहे हैं। चित्रा ने जवाब दिया, मेरी अंगूठी समर प्रताप के हाथों में चली गई है। बुआ यहाँ की गुप्तचर निकली और उसने धोखे से मुझसे अंगूठी छीन ली। अब हमें अंगूठी वापस कैसे हासिल करनी है? तीनों ने मिलकर योजना बनानी शुरू की कि कैसे अंगूठी वापस लाई जाए। बिल्ली समर प्रताप के महल में पहुंच गई और उसका पीछा करने लगी। उसने देखा कि समर प्रताप दिन भर अंगूठी को अपने हाथ में पहने रखता है और रात में उसे अपने मुंह में रखकर सोता है। बिल्ली बहुत चालाक थी। उसने एक तरकीब सोची। रात में जब समर प्रताप गहरी नींद में था और अंगूठी उसके मुंह में थी, तो बिल्ली पलंग के नीचे छिपकर इंतजार करने लगी। तभी उसने देखा कि चूहों की बारात निकल रही है। आमतौर पर बारात में दूल्हा आगे होता है, लेकिन चूहों के यहाँ इसका उल्टा होता है। दूल्हा सबसे पीछे रखा जाता है ताकि किसी आपदा की स्थिति में उसे बचाया जा सके। बिल्ली ने मौका ताड़ लिया और दूल्हे पर झपट्टा मारा। उसने उसे अपने मुंह में पकड़ लिया। यह देखकर चूहों का राजा और रानी रोते हुए बिल्ली के सामने आए और बोले, यह हमारा इकलौता बेटा है। हम उसका विवाह कराने का इंतजार कर रहे थे। उसे छोड़ दो, बदले में तुम हमें खा सकती हो। बिल्ली बोली, मुझे तुम्हें नहीं खाना है, बस मेरा एक काम कर दो, फिर मैं इसे छोड़ दूंगी। चूहों के राजा और रानी ने कहा, बताओ कौन सा काम? हम तो अपनी जान भी दे सकते हैं, लेकिन हमारे बेटे को छोड़ दो। बिल्ली ने कहा, जान देने की जरूरत नहीं है, बस इस राजकुमार की नाक में अपनी पूंछ डाल दो। चूहे बोले, ये कौन सा बड़ा काम है? तुरंत ही चूहों के राजा और रानी ने अपनी पलटन को आदेश दिया। सारे चूहे पलंग पर चढ़ गए और राजकुमार समर प्रताप की नाक में पूंछ डालने लगे। राजकुमार को छींक आने लगी और वह जोर जोर से चीखने लगा। इतनी ही देर में सारे चूहे 9-2-11 हो गए। छींकते ही अंगूठी मुंह से निकलकर दूर जा गिरी। बिल्ली तो इसी पल का इंतजार कर रही थी। उसने तुरंत ही अंगूठी उठाई और 9-2-11 हो गई। इधर जब समर प्रताप कुछ संभला तो उसे पता चला कि अंगूठी उसके मुंह से निकलकर कहीं गिर गई है। उसने पूरे कक्ष की खाक छान मारी, लेकिन अंगूठी का कहीं अता पता नहीं चला। वे बेहद चिंतित हो गए। समर प्रताप ने आसमान और जमीन एक कर दी, पर अंगूठी उसे नहीं मिली। उसने हाहाकार मचा रखा था। सारे नौकरों को जुटा रखा था। सभी अंगूठी खोजने में लगे हुए थे। धीरे धीरे यह खबर पूरे महल में फैल गई कि राजकुमार समर प्रताप की जादुई अंगूठी गायब हो गई है। यह खबर सलाहकार तक भी पहुंच गई। उसने कहा, यह तो बड़ी गड़बड़ हो गई है। जल्दी से चित्रा के महल की ओर बढ़ो, वरना वह यहां से रफू चक्कर हो जाएगी। यह जरूर उसकी कोई चाल है। उधर चित्रा के महल में बिल्ली पहुंचने ही वाली थी। एक व्यक्ति ने जब इतनी सुंदर और अनोखी बिल्ली को देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। वह व्यक्ति पशु पक्षियों का व्यापारी था। उसने तेजी से बिल्ली को पकड़ लिया। उधर तोता जो बिल्ली के पास ही था, उसने यह मंजर देखा। बिल्ली ने तुरंत ही मुंह से अंगूठी निकालकर जमीन पर डाल दी। तोते ने झपट्टा मारा और अंगूठी को मुंह में दबाकर ऊपर उड़ गया। अब तोता बिल्ली की नजरों से ओझल हो गया और बिल्ली अब अंगूठी के बारे में निश्चिंत हो गई। उसने व्यापारी की आंखों में पंजे से जोरदार वार किया, जिससे वह कराहता रह गया और बिल्ली वहां से निकल भागी। तोता चित्रा से कह रहा था, राजकुमारी जी, जल्दी से उड़न खटोला मंगा लीजिए और यहाँ से निकल चलिए। लेकिन चित्रा अपनी जगह से हिलने का नाम नहीं ले रही थी। वह रोते हुए कह रही थी, मैं अपनी प्यारी बिल्ली के बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। तोते ने कहा, उसे कुछ नहीं होगा, आप मेरी बात मानिए।
नहीं तो वे लोग आ जाएंगे और बिल्ली भी यहाँ आ जाएगी। वह कोई साधारण बिल्ली नहीं है। लेकिन चित्रा ने कहा, मैं अपनी जान से प्यारी बिल्ली को छोड़कर नहीं जा सकती। चित्रा को समझाना बहुत मुश्किल था। तभी उसने देखा कि बिल्ली दौड़ती हुई आ रही है, लेकिन उसके पीछे एक आदमी भी भागता हुआ नजर आया। राजकुमारी ने तुरंत ही अंगूठी को उठाया और बोली, सत्य राजा बासुकी की अंगूठी का जादू, मुझे जल्दी से उड़न खटोले में बिठाकर मेरे रूपनगर ले चलो। तुरंत ही उड़न खटोला आकर हाजिर हो गया। राजकुमारी चित्रा तोते को लेकर उड़न खटोले में बैठ गई। जैसे ही उड़न खटोला उड़ने को हुआ, बिल्ली दौड़ती हुई आई और छलांग लगाकर चित्रा की गोद में आ गई। अब चित्रा अपने बिल्ली और तोते के साथ मुक्त होकर खुले आसमान की सैर कर रही थी। सफेद बादल उनके आसपास मंडरा रहे थे। चित्रा हंस रही थी और खुशियां मना रही थी। उधर समर प्रताप और उसके सैनिकों की टोली पीछे पीछे आ पहुंची, लेकिन उनकी आंखों के सामने से उड़न खटोला दूर आसमान में उड़ चुका था। अब कुछ नहीं हो सकता था। लोग हाथ मलते रह गए और समर प्रताप गुस्से से तिलमिला उठा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि राजकुमारी चित्रा ने उसे धोखा दिया था और वे तोते बिल्ली उसे बचाकर ले गए थे। वह गुस्से में अपने पिता चंद्र प्रताप के पास गया और घोषणा कर दी, जब तक मैं राजकुमारी चित्रा को हासिल नहीं कर लेता, तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। चंद्र प्रताप, जो अब बहुत शक्तिशाली हो चुका था, उसने गरजते हुए अपने सेनापति को आदेश दिया, रूपनगर पर चढ़ाई कर दो। अब हम युद्ध करके ही चित्रा को जीत कर लाएंगे। उधर उड़न खटोला राजकुमारी चित्रा, बिल्ली और तोते सहित रूपनगर में जा पहुंचा। राजकुमारी चित्रा अपने उपवन में उतरी और फिर दौड़कर अपने महल में पहुंची। अपने माता पिता से मिलकर वह रोने लगी। उन्होंने भगवान का धन्यवाद किया कि उनकी बेटी सकुशल वापस आ गई है। अरुण की चिंताओं का भी अंत हो गया। राजकुमारी चित्रा ने अरुण को उसकी अंगूठी वापस देते हुए कहा, मैं उस दुष्ट सलाहकार की बातों में आ गई थी और आपसे अंगूठी मांग ली, जिसका फल मुझे भुगतना पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए। अरुण ने कहा, यह तो उस दुष्ट के बहकावे में आकर हुआ था। तुम उस घटना को एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ। लेकिन चंदनपुर का नाम सुनते ही अरुण की मां गुस्से से भर गईं। उन्होंने अरुण से कहा, आज वह समय आ गया है जब मैं तुम्हें सारा सच बताऊंगी। यह चंदनपुर का राजा चंद्रकेतु एक धूर्त और विश्वासघाती व्यक्ति था। उसने धोखे से हमारे मंत्री के साथ मिलकर रात के समय हमला किया था, जिसमें तुम्हारे पिता महाराज वीरभद्र बहादुरी से लड़ते हुए घायल हो गए थे। मुझे जबरन एक गुप्त रास्ते से बाहर निकाल दिया गया था और उन्होंने मुझसे वचन लिया कि मैं तुम्हारे वंश की सुरक्षा करूंगी। उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया और मुझे यह पता नहीं चल पाया कि तुम्हारे पिता महाराज वीरभद्र का क्या हुआ, लेकिन मैं तुम्हें वहां से सुरक्षित निकालने में सफल रही। मेरा नाम सुगंधा है और मैं चंदनपुर की महारानी थी। तुम राजकुमार अरुण हो, है ना? ये सुनकर चित्रा और लेखमती अत्यंत प्रसन्न हो गए। दोनों ने कहा, हमें तो पहले दिन से ही यह आभास हो गया था कि यह कोई साधारण युवक नहीं है। इसके चेहरे पर राजकुमारों जैसा तेज और प्रतिभा दिखाई देती है। चित्रकेतु ने कहा, चंद्रकेतु एक दुष्ट और कपटी व्यक्ति है। उसी का बेटा समर प्रताप है जो कभी नहीं सुधरेगा। अपनी सेना को तैयार रहने का आदेश दो। चित्रकेतु के निर्देशन में अरुण ने अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार किया। चित्रकेतु की आशंका सही निकली। चंदनपुर से एक दूत आया और उसने कहा, राजकुमारी चित्रा को हमारे हवाले कर दो, वरना हम आपके राज्य पर आक्रमण करेंगे और राजकुमारी को छीन कर ले जाएंगे। अरुण ने तीखे स्वर में उत्तर दिया, आक्रमण तुम क्या करोगे? आक्रमण तो हम खुद ही करेंगे। इसके बाद राजा चित्रकेतु और अरुण एक भारी सैन्य बल के साथ चंदनपुर की ओर रवाना हो गए। चंदनपुर की सीमा पर पहुंचकर उन्होंने अपना शिविर स्थापित कर लिया। चंदनपुर का चिरकालिक शत्रु माधवनगर का राजा विक्रम सिंह भी आकर रूपनगर के अरुण और चित्रकेतु के साथ मिल गया। वही माधवनगर था जहां अरुण का पूरा बचपन बीता था। अब एक भीषण युद्ध छिड़ गया। यह युद्ध कई दिनों तक चला, लेकिन रूपनगर की सेना ने चंदनपुर की सेना को बुरी तरह से हरा दिया। अरुण महल में घुस आया और चंद्र प्रताप, जो महल में छिपा हुआ था, को पकड़ लिया। महल के शयन कक्ष में अरुण ने चंद्र प्रताप को छुपा हुआ पाया और उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद जब वह बाहर आया तो समर प्रताप तलवार लेकर उसके सामने आ गया। वह अब अकेला बचा था,
लेकिन जैसे ही उसने अरुण को देखा वह हैरान रह गया और बोला, अरे तू वही भिखारी मजदूर है? तू चित्रा का पति और मेरा दुश्मन है। तुझे तो शर्म आनी चाहिए। मैंने एक बार तेरी जान बख्श दी थी, वह भूल गया। तूने तो कहा था कि जीवन भर याद रखेगा और जब मौका आएगा तो बदला चुकाएगा। मैंने तेरी जान बख्शी थी, भीख में दी थी। अब तो मेरी दी हुई जिंदगी पर फल फूल रहा है। ऐसा बदला चुकाना तेरे बस की बात नहीं। तू क्या बदला चुकाएगा? तू तो एक नीच बाप की नीच औलाद है। और सुन, मैं मजदूर नहीं हूं, मैं इस राज्य का असली राजकुमार हूं, जिसका राज्य तेरे बाप ने धोखे से छीन लिया था। जाकर अपने बाप से पूछ कि क्या मैं तुझे जीवन दान दे सकता हूं। समर प्रताप तलवार लहराते हुए बोला, मैं तुझे बख्श दूंगा। अरुण हंसकर कहने लगा, तू मुझे क्या बख्शेगा? तू तो खुद ही अपनी जान की भीख मांगेगा। उन दोनों में भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। जल्दी ही अरुण ने समर प्रताप की तलवार तोड़ दी। समर प्रताप निहत्था रह गया और उसने अपनी तलवार फेंक दी। फिर दोनों में मल्लयुद्ध होने लगा और अरुण ने जल्द ही समर प्रताप को परास्त कर दिया। समर प्रताप को भी गिरफ्तार कर लिया गया। जब चंद्र प्रताप ने देखा कि उसका बेटा समर प्रताप भी कैद में आ गया है, तो उसने अरुण से कहा, मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जिससे तुम प्रसन्न हो जाओगे। मेरा और मेरे बेटे का जीवन बख्श दो। तुम्हारे पिता जीवित है और इसी जेल खाने में है। यह सुनकर अरुण को बहुत खुशी हुई। उसने कहा, अगर तुमने नहीं भी बताया होता तो भी मैं उन्हें जेल खाने में ढूंढ ही लेता, क्योंकि मैं अब जेल के सभी कैदियों को रिहा करने जा रहा हूं। केवल तुम दोनों को छोड़कर तुम्हें आजीवन कैद में रहना होगा। चंद्र प्रताप और समर प्रताप को उनकी करनी का फल मिल गया। बाकी उनकी रानियों और परिवार के सदस्यों को अरुण ने रिहा करवा दिया। वे अपने सोमनगर में वापस चली गई। राजा वीरभद्र जेल में पड़े हुए थे। सुगंधा ने उन्हें देखते ही पहचान लिया। राजा वीरभद्र सुगंधा और अरुण से मिलकर भाव विभोर हो गए। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उन्हें लगा कि अब वे कभी अपनी पत्नी और बेटे से नहीं मिल पाएंगे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। राजा वीरभद्र के बुरे दिनों का अंत हो गया और अब सब लोग मिल गए। अब राजकुमार अरुण का जीवन खुशहाल हो गया। राजा वीरभद्र ने एक बार फिर से अपने खोए हुए राज्य चंदनपुर पर शासन करना शुरू किया। लेकिन एक कहानी अभी बाकी थी जो अरुण के मन को अंदर ही अंदर कचोट रही थी। वह कहानी उसे अचानक ही तब पता चली जब उसकी सास रानी लेखमती अपनी बेटी चित्रा से रोते हुए कह रही थी, बेटी, ये सब किस्मत का खेल है। आज जब विपत्ति के सारे बादल छंट गए हैं और खुशियों की चमक हमारे सामने आकर मुस्कुरा रही है, तो कितना अच्छा लग रहा है। इतने समय से बिछड़े हुए लोग एक दूसरे से मिल गए हैं। ये सब मानो असंभव था, लेकिन भगवान की कृपा से यह हो गया और उनके खोए हुए राज्य के साथ साथ उनके पिता भी मिल गए, जिसकी कभी उम्मीद भी नहीं थी। भगवान मुझ पर भी ऐसी ही दया दिखा देते तो मेरी दुखियारी आत्मा को भी शांति मिल जाती। बेटी, मेरे मन को कभी संतोष नहीं मिला। मैं हमेशा अपने बेटे पराग के लिए मन ही मन रोती रही हूं। कहीं से मेरा बेटा भी मुझे मिल जाता तो कितना अच्छा होता। चित्रा ने कहा, माँ, जो चीज होनी नहीं है उसके लिए रो रो कर दिल को क्यों दुखी करती हो? अगर पिताजी ने यह सुना तो वे भी दुखी हो जाएंगे। मुझे क्या दुख नहीं होता? जब मैं अपने भाई को याद करती हूँ तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन इसके अलावा मैं और क्या कर सकती हूँ? अचानक वहां अरुण को देखकर माँ बेटी चुप हो गईं। लेकिन अरुण ने यह पहली बार सुना था और वह जानने के लिए उत्सुक हो गया। उसने जिद करके जब पूछा तो रानी लेखमती ने बताया कि राजकुमारी चित्रा से 2 साल बड़ा उसका एक भाई भी था। चित्रा के पिता महाराज चित्रकेतु शिकार खेलने जाया करते थे और जब लौट कर आते तो अपने शिकार की विचित्र कहानियां सुनाते, जिन्हें पराग बड़े चाव से सुनता था। कभी कभी वह जिद करता था कि वह भी उनके साथ चलेगा, लेकिन महाराज कहते थे, तुम अभी बहुत छोटे हो, अभी नहीं जा सकते। लेकिन एक दिन उसने बहुत जिद की और आखिरकार महाराज को झुकना पड़ा। वह उनके साथ चला गया। जंगल में जगह जगह पशु पक्षी देखकर और पूरे जंगल में घूमकर उसे बहुत अच्छा लगा। इसके बाद जब भी उसका मन करता वह जिद करता और चला जाता। एक दिन जब पड़ोसी राज्य के राजा ने तुम्हारे पिताजी को मदद के लिए बुलाया तो वे अपनी सेना लेकर निकल पड़े। उस समय तक पराग जवान हो चुका था। उसमें नया जोश भर गया था।
और वह अपनी जिद के आगे किसी की नहीं सुनता था। उसने अपने हमउम्र मंत्री के बेटे कृपाल को साथ लिया और शिकार के लिए जंगल में चला गया। मैंने उसे बहुत मना किया, लेकिन वह नहीं माना। उसके बाद वह वहां से गायब हो गया और फिर कभी नहीं लौटा। कृपाल भी नहीं लौटा। हमने उसे बहुत ढूंढा। महाराज ने अपने सैनिकों और गुप्तचरों को भी लगाया, लेकिन कहीं भी उसका कोई पता नहीं चला। तब से महाराज भी बहुत दुखी रहते हैं। ये कहानी सुनकर अरुण को बहुत दुख हुआ। उसने सोचा, मेरा राज्य चंदनपुर है और यहाँ का राज्य इन्होंने मुझे सौंप दिया, जबकि यहाँ का असली हकदार पराग है। अब मैं इस राज्य पर कैसे राजा बना रह सकता हूँ? मुझे उसे खोज निकालना होगा और अपने माता पिता समान सास ससुर को उनका बेटा लौटाना होगा, जिससे उन्हें मानसिक शांति मिल सके। इस तरह उनका उत्तराधिकारी भी मिल जाएगा। लेकिन अरुण ने उन्हें कोई आश्वासन नहीं दिया और वहां से चला गया। वह एक नए अभियान पर निकल पड़ा, जो था पराग को खोजने का। उसने एक दिन राजा चित्रकेतु से कहा, पिताजी, आपने तो यहाँ के जंगलों में बहुत शिकार खेले हैं, एक दिन मुझे भी शिकार के लिए ले चलिए ना। राजा चित्रकेतु ने उदास मन से कहा, बेटा, अब मेरे मन में राजपाट और शिकार के प्रति कोई रुचि नहीं रह गई है। मैंने अपने मन में वैराग्य उत्पन्न कर लिया है, इसलिए तो मैंने राजपाट तुम्हें सौंप दिया, वरना मैं खुद ही राजा बनकर बैठा रहता। लेकिन फिर भी अरुण ने आग्रह किया, पिताजी, बस एक बार वह स्थान दिखा दीजिए जहां आप शिकार खेलने जाया करते थे। राजा ने बेमन से कहा, ठीक है, चलो। राजा चित्रकेतु पराग के साथ जाने के लिए तैयार हो गए। उन्हें अपने बेटे की बहुत याद आ रही थी। उन्होंने मंत्री कृपानिधान को आदेश दिया, 100 सिपाही और दल बल तैयार करो, हम शिकार के लिए जाएंगे। इतने सालों बाद राजा फिर से शिकार के लिए जाएगा। जैसे ही यह सुना गया, एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी। सभी जानते थे कि राजा अब तक कितने उदास थे। यहां तक कि मंत्री कृपानिधान भी अपने बेटे कृपाल के खोने से दुखी थे। राजा की आज्ञा का पालन करते हुए एक बड़ा दलबल शिकार के लिए तैयार हो गया और वे सब एक नए सफर पर रवाना हो गए। अरुण को जानवरों का शिकार करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन यह भी उसने सुना था कि यह राजाओं का कर्तव्य होता है, जो उन्हें निभाना पड़ता है। फिर भी उसने शिकार की जगहों को बड़े ध्यान से देखा और याद रखा कि कौन सी जगह कैसी है। उसकी टोली आगे बढ़ रही थी। जहां कहीं भी वे जाते, अपना पड़ाव लगा देते। अरुण घोड़े पर बैठकर जंगल का कोना कोना छान मारता, लेकिन कोई खतरनाक जानवर उस पर हमला नहीं करता था, क्योंकि उसके तरकश में तीर तैयार थे। हर जगह वह खुद जाकर आसपास के गांवों और कबीलों में पूछताछ करता, शायद कोई ऐसी घटना घटी हो जिससे उसे कोई सुराग मिल सके। उसने उत्तर दिशा की ओर आखिरी बचे जंगल का रुख किया, जो नंदनवन के नाम से मशहूर था। उसने सुना था कि यह जंगल बहुत रहस्यमयी है। राजा चित्रकेतु ने उसे वहां जाने से मना किया था और कहा था कि अब तक जितने इलाके देखे गए हैं वे काफी हैं। कुछ लोग कहते थे कि वहां गंधर्व आते हैं, तो कुछ कहते थे कि यह जादूगरों का स्थान है। अरुण ने राजा की बात मान ली थी और अपना दल वापस लेकर रूपनगर लौट आया। राजा चित्रकेतु को सुरक्षित महल में पहुंचाकर अरुण रात के समय चुपचाप अपना घोड़ा तैयार करके वहां से निकल पड़ा। उसके मन में एक बड़ी बेचैनी थी। आखिरकार इस जंगल में कौन से रहस्य छिपे हुए हैं? उसे विश्वास था कि पराग और कृपाल का सुराग इसी जंगल से मिलेगा। रात भर अरुण घोड़े को दौड़ाता रहा और आखिरकार नंदनवन पहुंच गया। उसने अपने इष्ट देव को याद किया और अपने हाथ में पहनी जादुई अंगूठी की तरफ देखा, लेकिन साथ ही उसे नागराज की चेतावनी भी याद आई, जिसने उसे कहा था कि इस अंगूठी का दुरुपयोग मत करना। इसका उपयोग केवल संकट के समय या किसी और के भले के लिए करना। अरुण अंगूठी का दुरुपयोग नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने उसे इस्तेमाल नहीं किया। जंगल में घुसते ही अरुण ने खुद को तैयार किया। जंगल में विचित्र आवाजें आ रही थी, जो किसी भी खतरे का संकेत हो सकती थी। अचानक उसने सिंह की जोरदार दहाड़ सुनी और सतर्क हो गया। दहाड़ इस बार उसके बहुत करीब से आई। अरुण ने देखा कि एक भयंकर सिंह उसकी ओर झपट रहा था। उसने तेजी से तरकश से तीर निकाला और शेर की ओर छोड़ दिया। तीर सीधे सिंह के मुंह में जा लगा, लेकिन सिंह मरा नहीं, बल्कि अरुण की आंखों के सामने वह सिंह अपना रूप बदलने लगा और देखते ही देखते
वह एक चप्पल हिरण में बदल गया। हिरण वहां से भाग खड़ा हुआ और अरुण उसके पीछे पीछे घोड़ा लेकर दौड़ पड़ा। अरुण ने फिर से तीर निकाला और भागते हुए हिरण पर निशाना साधा। आश्चर्य की बात यह थी कि जैसे ही तीर छोड़ा गया, हिरण गायब हो गया और उसकी जगह पर एक सन्यासी युवक खड़ा मुस्कुरा रहा था। अरुण यह देखकर चौंक गया कि उसने इंसान पर हमला कर दिया। सन्यासी के हाथ में कमंडल था और वह मंत्रमुग्ध करने वाली चाल से आगे बढ़ने लगा। सन्यासी ने अरुण की ओर देखा और उसकी आंखों में ऐसा तेज था कि अरुण उसकी ओर खींचा चला गया। शायद यह उसका सम्मोहन था जिसने अरुण को अपनी गिरफ्त में ले लिया। अरुण अब घोड़े से उतरकर उसे लगाम से पकड़ते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। चलते चलते वह एक बड़ी पेड़ के पास पहुंचा, जिसकी जड़ के पास एक गुफा जैसी खो बनी हुई थी। उस गुफा के ऊपर झाड़ियां फैली हुई थी। अरुण ने उन झाड़ियों को हटाया और गुफा में दाखिल हो गया। गुफा में घुसते ही वह एक विशाल दरवाजे के सामने पहुंच गया। अरुण अपने घोड़े समेत दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ और वहां जो उसने देखा उससे वह अचंभित रह गया। बाहर से तो वह जगह एक साधारण पेड़ लग रहा था, लेकिन अंदर एक अद्भुत और रहस्यमयी दुनिया बसी हुई थी। वह चौड़े रास्ते पर अपने घोड़े को लेकर आगे बढ़ता रहा। उसने देखा कि सामने अस्तबल है, जहां उसने घोड़े को बांध दिया। फिर वह उस शख्स के पीछे पीछे चलने लगा, जैसे कोई गुलाम अपने मालिक का हुक्म मानता है। उसने देखा कि सामने कई महल खड़े थे, जिनमें से एक बड़ा महल सबसे प्रमुख था। महल के द्वार पर संतरी तैनात थे। वे महल के अंदर चले गए और अरुण भी उसके पीछे हो लिया। महल के अंदर एक विशाल कक्ष था, जहां कई लोग पहले से बैठे हुए थे। अरुण को देखते ही वे सब अपने माथे पर हाथ मारने लगे और अपनी छाती पीटने लगे, जैसे कोई मातम मना रहा हो। अरुण ने देखा कि वह सन्यासी जिसे उसने पहले देखा था, अब एक भयानक शक्ल वाले व्यक्ति में बदल गया है, जो बहुत ही कुरूप और डरावना लग रहा था। वह जोर जोर से हंसने लगा और बोला, आज तो बड़ा ही शुभ दिन है जो तू मेरे जाल में फंस गया। तुझे पता नहीं तूने मेरा कितना बड़ा भला किया है। अब मेरे अधूरे काम को पूरा करने के लिए तू आ गया है। अरुण ने पूछा, कौन सा अधूरा काम? वह व्यक्ति बोला, मैं एक महायज्ञ कर रहा हूं, जो तांत्रिक क्रिया का हिस्सा है। मेरा नाम कापालिक है। मेरे पास कई शक्तियां हैं। मैं राजाओं को हराकर चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहता हूं और सारे राजाओं को अपने वश में करना चाहता हूं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बाधा है गंधर्व नगर का राजा। वह हर बार मुझे हरा देता है। अरुण ने पूछा, गंधर्व नगर के राजा से तुम्हारा क्या मतलब है? उसने उत्तर दिया, मतलब बहुत गहरा है। तुम्हें पता है कि तुम्हारी पत्नी चित्रा गंधर्व राज के पूर्व जन्म की बेटी यानी राजकुमारी थी। उसे शापवश एक जन्म के लिए मनुष्य का जीवन जीने के लिए दंडित किया गया था। उसने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध एक गंधर्व से विवाह किया था, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें यह दंड मिला था। और जानते हो कि उस गंधर्व का जन्म किसके रूप में हुआ था? वह तुम हो। अब जब तुम दोनों ने अपना दंड भोग लिया है, तो गंधर्व राज को तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा। इसीलिए अब तुम और चित्रा दोनों गंधर्वराज के दामाद और बेटी हो गए हो। अब तुम मेरे कब्जे में हो और मैं तुम्हारे माध्यम से दो शिकार करूंगा। पहला, गंधर्वराज तुम्हें बचाने के लिए दौड़ता हुआ आएगा और दूसरा, मेरे 101 राजकुमारों की बलि पूरी हो जाएगी। वैसे तो मैंने 101 राजकुमारों की बलि पहले ही दे दी होती, लेकिन रूपनगर का राजकुमार पराग मुझे धोखा देकर भाग गया। अरुण यह सुनकर हक्का बक्का रह गया। उसने पूछा, पराग ने तुम्हें कैसे धोखा दिया? उस व्यक्ति ने कहा, दिन के समय मेरी शक्तियां कमजोर हो जाती है। वह मेरी गतिविधियों पर नजर रख रहा था और उसने मेरे 2-4 मंत्र सीख लिए। वह बहुत चालाक था। उसने जाल तोड़कर भागने का तरीका ढूंढ लिया, लेकिन वह अपने असली रूप में नहीं आ पाया। अरुण ने कहा, क्या तुम सच कह रहे हो? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, हाँ, मैं अपनी शक्ल बदलने में माहिर हूं ताकि पकड़ा न जा सकूं, और यदि पकड़ा जाऊं तो फिर से अपना असली रूप धारण कर सकूं। मैंने यहाँ एक राजकुमारी को भी बंदी बना रखा था, जिसे मैं अपनी रानी बनाना चाहता था, लेकिन वह दुष्ट पराग उसे भी लेकर भाग गया। लेकिन कोई बात नहीं, वह अब भी मेरी गिरफ्त में है। यहाँ चारों ओर मेरे जादू का जाल बिछा हुआ है, जिसे तोड़कर कोई भी बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो पछताएगा।
आज मेरा महायज्ञ पूरा हो जाएगा। उस व्यक्ति ने फिर से जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। कापालिक अपने अहंकार में डूबा हुआ जोर से हंसता हुआ बाहर निकल गया। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। वहां बैठे लोग जो रो रहे थे, उनसे अरुण ने बातचीत शुरू कर दी। उसने उनसे पूछा, तुम सब कौन हो? सभी ने अपना अपना परिचय देना शुरू किया। कोई कह रहा था कि वह फला राज्य का राजकुमार है, तो कोई अपने देश का नाम बताकर कह रहा था कि वह उस राज्य का युवराज है। ये सभी किसी न किसी बहाने से यहाँ फंस गए थे। कोई तो इस चालबाज हिरण के पीछे पीछे आ गया था। कापालिक तरह तरह के रूप बदलकर लोगों को सुंदरबन में फंसाकर यहाँ लाता था। अरुण ने पूछा, यह कौन पराग को जानता है? तभी उनमें से कृपाल ने कहा, मैं पराग के साथ ही आया था। हम इस दुष्ट के जाल में फंस गए थे। अगर इससे बचने का कोई तरीका नहीं निकला तो ये हमें आज ही बलि चढ़ा देगा। कृपाल के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। सबके चेहरों पर भय की छाया थी। यह उनकी आखिरी रात थी। अभी तक तो उन्हें इस बात की उम्मीद थी कि 101 राजकुमार पूरे नहीं हुए थे, लेकिन अरुण के आने से अब वह संख्या पूरी हो गई थी। अगर वे बाहर निकल भी गए तो उनका रूप बदल जाएगा। कृपाल ने अरुण को बताया, एक दिन मैं सोने का नाटक कर रहा था। मैं कापालिक की दिन की शक्तियों को देखना चाहता था। एक व्यक्ति बाहर निकला तो वह चिड़िया बन गया। कापालिक उसे सिर पकड़कर वापस ले आया। चिड़िया बनने के बाद उसे होश भी नहीं रहा था। कापालिक ने उसके ऊपर जल छिड़का और उसे फिर से उसके असली रूप में बदल दिया। लेकिन एक दिक्कत है, अगर कोई यहां से निकले और उसका भेष बदल जाए तो यह जल भी काम नहीं करेगा। हम लोगों के लिए यह तभी काम करेगा जब कापालिक मारा जाएगा। अब उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा था और वे इस पर गहन विचार करने लगे। उनके दिमाग में कई योजनाएं आ रही थी, लेकिन कोई भी योजना इतनी प्रभावी नहीं थी कि कापालिक को मात दी जा सके। ऐसे समय में अरुण को अपनी जादुई अंगूठी याद आई। उसने जल से अंगूठी को धोकर कहा, हे सत्यराज, वासुकी की अंगूठी, इन सबको जादू के माया जाल से मुक्त कर दो। अचानक वहां भूकंप सा महसूस हुआ। जादू के घेरे को तोड़ने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन अंगूठी असफल हो गई। इसका मतलब था कि अंगूठी जादू से लड़ने में सक्षम नहीं है। अरुण इस बात से घबरा गया कि उसकी जादुई अंगूठी भी कापालिक के काले जादू के सामने कमजोर पड़ गई है। दूसरी ओर नागलोक में राजा बासुकी अपने महल में बैठे थे। उन्हें सूचित किया गया कि आपकी दी हुई अंगूठी का जादू पहली बार असफल हो गया है और जिसे आपने यह अंगूठी दी थी उसे आपकी मदद की सख्त जरूरत है। इस अदृश्य संदेश पर बासुकी तुरंत खड़े हो गए और बोले, किसकी हिम्मत हुई मेरे हुक्म की अवहेलना करने की? नागराज ने अपने पुत्र सारंग और अपने बहादुर योद्धाओं को युद्ध का आदेश दे दिया। अंगूठी के निर्देश पर वे जादुई नगरी में तेजी से पहुंचे और चारों ओर से घेरा डाल दिया। अंगूठी अब फिर से नागराज के पास आ गई थी और महल के बाहर वह बेहतरीन तरीके से काम कर रही थी। इसी बीच कापालिक अपनी आवश्यक सामग्री लेकर वहां आ पहुंचा। उसने जब नागराज को वहां देखा तो उपहास करते हुए बोला, तुम्हारे आने से मौत सुनिश्चित हो गई है। देखना, तुझे मदद तो क्या, खुद का बचाव करना भी मुश्किल हो जाएगा। फिर दोनों के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। नागराज ने अपनी आग बरसाने वाली सांस छोड़ी, जिससे चारों तरफ आग की लपटें फैल गईं और कापालिक के जादू को जलाने लगी। कापालिक ने अपनी मायावी शक्तियों से पानी की बौछार छोड़ी, जिससे आग बुझने लगी। नागराज ने गुस्से में आकर एक और भयंकर वार किया, जिससे सैकड़ों आर्या जहरीले बगुले निकले और कापालिक के जादू की तरंगों को काटने लगे। यह देख कापालिक क्रोध से कांप उठा। उसने अपनी मायावी शक्तियों का उपयोग कर सशस्त्र सैनिकों की एक विशाल फौज तैयार कर दी, जो घातक हथियारों से लैस थे। नागराज, सारंग और उनके वीर सैनिकों ने अपनी सारी शक्तियां एकत्रित की और अपना सबसे घातक लाल जहर बगुलों के माध्यम से हवा में छोड़ दिया। ये बगुले हवा में उड़ते हुए कापालिक के सैनिकों के मुंह में प्रवेश कर गए और पलक झपकते ही वे सभी जहरीले जहर की चपेट में आकर ढेर हो गए। खुद कापालिक भी इस जहर के प्रभाव से बेहोश होने लगा। उसने अपनी संजीवनी शक्ति का उपयोग किया, जो उसकी सबसे बड़ी ताकत थी और जिससे उसकी शक्तियां दोगुनी हो जाती थी। लेकिन इस बार संजीवनी शक्ति का उपयोग करने के बाद भी कापालिक की जीवन शक्ति तेजी से क्षीण हो रही थी।
उसने महसूस किया कि वह अब एक साधारण मानव की तरह कमजोर हो चुका है। जैसे ही कापालिक की शक्तियां कमजोर पड़ने लगी, नागराज ने सभी को बाहर निकलने का आदेश दिया। सब राजकुमार तेजी से बाहर भागे, लेकिन बाहर निकलते ही वे सब हिरण में बदल गए। कापालिक का जादू अब भी टूटा नहीं था और नागराज को इस बात की खबर नहीं थी। अरुण को इसका पहले से अंदेशा था, लेकिन उसकी चेतावनी को किसी ने अनसुना कर दिया, क्योंकि सब अपनी जान बचाने में लगे थे। अरुण अब हताश महसूस कर रहा था। उसे लगा कि उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई है। बाहर आए राजकुमारों को उनके असली रूप में लाना अब बहुत मुश्किल लग रहा था। अरुण महल के दरवाजे पर दौड़ता हुआ पहुंचा और जोर से चिल्लाया, कोई भी जंगल में बिखरना मत, सभी लोग इकट्ठे रहो, मैं कुछ करता हूं। नागराज और कापालिक ने भी उसकी बात सुनी, लेकिन कापालिक अब दो तरफ से घिर चुका था। अगर वह इन हिरणों को इकट्ठा करने की कोशिश करता तो नागराज उस पर भारी पड़ जाता। नागराज ने भी अरुण की चेतावनी सुनी और हिरणों से कहा, तुम सभी एक जगह इकट्ठे रहो, तुम्हें तुम्हारे असली रूप में वापस लाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। हालांकि वे राजकुमार अब हिरण बन गए थे, लेकिन वे अरुण की बात समझ सकते थे। उन्होंने सलाह मशविरा किया और तय किया कि वे युद्ध स्थल से दूर किसी सुरक्षित जगह पर छिप जाएं। वे बाहर नहीं आए, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वे बाहर निकले तो किसी और जानवर के रूप में बदल जाएंगे और फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। अरुण जल का कलश लेकर खड़ा था, इस उम्मीद में कि जैसे ही कापालिक का जादू टूटे वह जल हिरणों पर छिड़क सके। नागराज ने भी समझ लिया था कि कापालिक को परास्त करना बेहद जरूरी है। नागराज ने देखा कि कापालिक मरते मरते भी संजीवनी शक्ति से जीवित हो गया है, तो उसने अपनी योग शक्ति का इस्तेमाल किया। योग शक्ति से अदृश्य किरणों का जाल कापालिक के गले के चारों ओर लिपट गया और वे किरणें उसकी प्राणवायु को सोखने लगी। कापालिक अब दम घुटने से तड़पने लगा। उसकी सारी शक्तियां धीरे धीरे खत्म हो रही थी। पहले से ही कमजोर हुई उसकी शक्ति इस भीषण लड़ाई के बाद और भी क्षीण हो गई थी। आखिरकार कापालिक मरकर धरती पर गिर पड़ा। जैसे ही वह मरा, वहां मौजूद महल और अन्य सभी चीजें एक झटके में गायब हो गईं। चारों ओर सिर्फ पेड़ ही पेड़ थे और अरुण के हाथ में जल का कलश था। सबने नागराज का धन्यवाद किया और कहा, नागराज, आपने हमारे संकट के समय हमारी रक्षा की। नागराज ने उत्तर दिया, आपने भी हमारे इकलौते पुत्र की रक्षा की थी और हम इंसान नहीं, इसीलिए हम उपकार को मानते हैं। नागराज ने वह अंगूठी फिर से अरुण को दे दी और कहा, हम तुम्हारी ईमानदारी और सेवा भावना से बहुत खुश हैं। इस अंगूठी का हमेशा परोपकार के लिए उपयोग करना, तभी यह प्रभावी रहेगी। नागराज अपने सैनिकों और पुत्र सारंग के साथ वहां से चला गया। अरुण ने अब हिरणों को ढूंढना शुरू किया और जल्द ही वे एक झुरमुट में मिले। अरुण ने उन पर कलश का जल छिड़क दिया और एक एक करके सब धुएं के बादलों में गिरकर अपने वास्तविक रूप में वापस आ गए। सभी राजकुमारों ने अरुण की तारीफ की और अपने अपने राज्य को लौट गए। अरुण भी अब कृपाल के साथ अपने नगर की ओर चल पड़ा। जल का कलश कृपाल के हाथ में था, लेकिन उसे एक ही दुख था कि पराग कहीं नहीं मिला। पराग न सही, लेकिन उसने 101 राजकुमारों और कृपाल को मुक्त करवाया था, जो कि कम नहीं था। लंबी और थकान भरी यात्रा के बाद अरुण वापस अपने नगर आ गया, जहां उसके गायब होने से सभी लोग परेशान थे। उसे देखकर सब बहुत खुश हो गए। मंत्री ने जैसे ही अपने बेटे कृपाल को जिंदा देखा, उसकी आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। जब कृपाल ने बताया कि अरुण ने उसे छुड़वाया है, तो मंत्री भावुक होकर अरुण के पैरों में गिर गया और कहा, आपने हमें नया जीवन दिया है। अरुण को देखकर बिल्ली उसकी गोद में आकर बैठ गई और तोता भी उसके पैरों के पास आकर बैठ गया। उसी वक्त कृपाल जल का कलश लेकर आया और बोला, राजकुमार जी, ये जल का कलश ले लीजिए, मैं तो आपको देना ही भूल गया था। राजकुमार अरुण को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, अब इस जल के कलश का हम क्या करेंगे? जब हमें पराग ही नहीं मिला तो ये बेकार है। यह कहकर उसने गुस्से में जल उड़ेल दिया, जो सीधा बिल्ली और तोते के ऊपर जा गिरा। वे दोनों उसमें भीग गए। इसके बाद जो हुआ वह किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। धुएं के 2 गुब्बार उठे और जब धुआं साफ हुआ तो अरुण ने देखा कि तोते की जगह एक सुंदर राजकुमार खड़ा था और बिल्ली की जगह
एक अत्यंत खूबसूरत राजकुमारी खड़ी थी। यह देखकर अरुण चौंक गया। राजकुमार पराग और राजकुमारी रत्नावली, जो कि पहले तोता और बिल्ली थे, अब असली रूप में खड़े थे। कृपाल ने अरुण से कहा, ये तो हमारी राजकुमार पराग है। यह सुनकर अरुण की सारी मेहनत सफल हो गई और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। यह समाचार बिजली की तरह महल में फैल गया। राजा चित्रकेतु और रानी लेखमती यह खबर सुनते ही खुशी से झूम उठे। उन्होंने देखा कि वह राजकुमार पराग ही था। पराग दौड़कर अपने माता पिता के गले लग गया। वर्षों बाद अपने बेटे से मिलकर राजा रानी की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। रानी की नजर तभी उस सुंदर राजकुमारी पर पड़ी और उन्होंने पूछा, यह कौन है? राजकुमार पराग ने जवाब दिया, ये राजकुमारी रत्नावली है, जिसे कापालिक ने विशाल नगर से अपहरण किया था। हम दोनों ही वहां से भाग निकले थे और हम रूपनगर तक पहुंचते पहुंचते कापालिक के जाल में फंस गए थे। अरुण ने हमें खरीद कर हमारी जान बचाई। राजकुमारी रत्नावली को उनके घर भेजने के बाद राजा चित्रकेतु और रानी लेखमती ने पराग का धन्यवाद किया। अब एक नया समारोह शुरू हुआ। यह समारोह था राजकुमार पराग और राजकुमारी रत्नावली के विवाह का। यह विवाह इतनी धूमधाम से हुआ कि सब लोग दंग रह गए। राजकुमारी रत्नावली अब रानी बनकर रूपनगर में आ गई। एक बार फिर से चारों तरफ खुशियों का माहौल बन गया था। राजा चित्रकेतु और रानी लेखमती का दिल अब सुकून से भर गया था कि उनका उत्तराधिकारी लौट आया है। राजकुमार पराग का राज्याभिषेक बड़े धूमधाम से हुआ। राजा बनने के बाद पराग अपने माता पिता चित्रकेतु और लेखमती को साथ लेकर चंदनपुर चला गया। विदाई के वक्त रानी लेखमती और राजा चित्रकेतु की आंखों में आंसू थे। उन्होंने सुगंधा से कहा, आपने तो हमारा उद्धार कर दिया, आपसे बिछड़ना बहुत मुश्किल होगा। रानी सुगंधा ने कहा, मैं जल्द ही फिर आऊंगी, उदास मत होइए। अरुण ने हंसते हुए कहा, हमारा उड़न खटोला है ना, पलक झपकते ही यहां पहुंच जाएंगे। ये सुनकर सब हंस पड़े और उड़न खटोले को बुलाया। थोड़ी ही देर में उड़न खटोला हवा में उड़ता हुआ ओझल हो गया। राजा चित्रकेतु, रानी लेखमती, राजकुमार पराग और राजकुमारी रत्नावली सब महल में लौट आए। अब सब खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहे थे और उनके दुखों के दिन अब बीत चुके थे। सबकी जिंदगी में अब सुख और शांति थी। कालकूट यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो गया। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे। वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।